हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन लोग बात करने जा रहे हैं BSTC एवं PTT परीक्षा के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा देने के पश्चात BSTC जैसी एग्ज़ाम में फॉर्म लगाते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो देने जा रहा हूं जो विद्यार्थी हाल ही में कक्षा 12वीं की परीक्षा दी है और अब BSTC या PTT की परीक्षा देने जा रही हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए राजस्थान का जीके पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। थोड़ी सी विद्यार्थियों BSTC के संदर्भ में बात करूंगा। मोस्टली अपना विषय BSTC है तो BSTC के ही बारे में बात करेंगे। पहले अब मैं बात करूं विद्यार्थियों BSTC की। BSTC में आपके 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपके जी फॉर जनरल, के फॉर नॉलेज, जीके के 50 प्रश्न होते हैं। वहीं आप कह सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न 50 होते हैं। और फिर होती है मेंटल एबिलिटी, तार्किक क्षमता का प्रश्न आपके 50 होते हैं। जबकि 50 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होते हैं। सब्जेक्ट यानी लैंग्वेज के होते हैं। किसके होते हैं? लैंग्वेज यानी भाषा के होते हैं। अब भाषा कौन कौन सी है विद्यार्थियों? अब 12वीं में कौन सी भाषा आपने पढ़ी थी? एक आपने पढ़ी हिंदी और एक आपने पढ़ी इंग्लिश। पढ़ी ना? हिंदी इंग्लिश। तो हिंदी के 30 प्रश्न होंगे और इंग्लिश के 20 प्रश्न होंगे। तो कुल मिला के आपके यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुल प्रश्न कितने पूछे जाते हैं? 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न कितने नंबर का है विद्यार्थियों? एक प्रश्न है वो 3 नंबर का है। इसका मतलब ये पेपर कितने अंकों का है? 600 अंक का पेपर है। और इसमें सिलेक्शन किसका होता है? जो विद्यार्थी 400 नंबर ले आते हैं उसका BSTC में सिलेक्शन हो जाता है। आपको 400 नंबर लाने के लिए तैयारी करनी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जीके के इस 50 प्रश्नों को कवर करवाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो हो सकता है लगभग 3 घंटे के आसपास हो जाए, लेकिन इस वीडियो को आप देखने के बाद विद्यार्थियों मुझे लगता है कि आपके मोस्टली प्रश्न हैं वो यहाँ से पुट आउट हो जाएंगे। ये वीडियो है ना, स्पेशली वे प्रश्न मैं लेके आया हूँ जो प्रश्न कई एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। हालांकि जीके कोई कम है नहीं। और राजस्थान का जीके अगर आप पढ़ने बैठते हो तो एक साल में भी राजस्थान जीके को आप कवर नहीं कर पाते, इतना अपार जीके। लेकिन मोस्टली अपन इस वीडियो में देख लेंगे जो आपके तो वैसे भी जीके आने वाला है ऊपरी स्तर का आने वाला है। ऊपरी स्तर का मतलब समझे आप? जैसे कि किसी चीज़ को पूछना है तो आपको ऊपरी स्तर का मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। ऐसा नहीं डीपली जाएगा, वो गहराई से प्रश्न पूछेगा, ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। तो आपके ये जीके वाला पार्ट पूरा पूरा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कवर करवा ही लूँगा। साथ साथ में अगर मुझे वक्त मिलता तो ये भी करवा लूँगा, लेकिन हिंदी वाला तो मैं आपका 100% करवा ही लूँगा। ठीक है, ये आपके 30 जो सवाल है जो 90 नंबर के आते हैं वो भी आपके बाहर नहीं जाने दूंगा। और जीके के इस 50 प्रश्नों को लेकर आज का ये क्लास आपके प्रारंभ की जा रही है। लगभग 2 से 3 घंटे की क्लास हो सकती है, तो आप लोग जुड़े रहें और इस क्लास को अच्छे से देखें। और आप करें ऐसा, इस क्लास को आप लिखने की कोशिश ना करें, बस केवल 4-5 बार देख लें, बस देखते जाएं, ताकि है ना देखने से धीरे धीरे और सुनने से धीरे धीरे चीज़ें स्मरण हो जाएगी और परीक्षा में कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। और इतना करने के बाद जो विद्यार्थी अगर BSTC की तैयारी कर रहे हैं तो वो मुझे पूछेंगे सर जीके के लिए क्या पढ़ें। तो देखो जीके के लिए बस अभी आपके पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि अभी आपके 12वीं के एग्ज़ाम हुए हैं। अभी आपको सिर ऊपर करने तक की फुर्सत नहीं मिली है, और ऐसे में इस प्रकार के एग्ज़ाम देने के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। तो ऐसे में आप ये करें कि BSTC की एक गाइड आती है BSTC की। वो गाइड आप ले आएँ, लक्ष्य की गाइडलाइन, और उसको साथ साथ पढ़ते रहें। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें लगभग मैं यहाँ पर आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगा। आप लोग मेरे साथ बने रहें और बस कह सकते हैं कि गंभीरता से मेहनत करते रहें।
तो आज का इस क्लास को शुरू करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो सारे पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने साथ पढ़ने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं जो इसकी तैयारी करते हैं, वे भी इससे लाभान्वित होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है, ऐसा नहीं कि मुझे आप सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे अर्निंग होंगी, पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। बस ये होता है कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपसे जुड़े रहेंगे, यानी मैं जो वीडियो आप डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन आएगी, सूचना आ जाएगी भी ये वीडियो डाला है। तो इस प्रकार अपन लोग लंबे समय जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये जो मैं जिसके तहत आपको अध्ययन करवा रहा हूँ है आपकी सफलता के लिए, मैं कह सकते हैं सफलता आपकी है और प्रयास हमारा, इसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। और आपका और कोई इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ लिख लें। और इसी के साथ इस वीडियो में अगर आप बात करें तो इस वीडियो में आपकी राजस्थान का भूगोल है वो कवर किया गया है। इसके साथ साथ में आपकी इतिहास है और कला संस्कृति है और राजस्थान की राज व्यवस्था है। ये चारों टॉपिक इसमें आपके कवर किए हुए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो आगामी पेपर होगा बहुत अच्छा होगा। चलिए आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पहले बता दिया है, तो बिना किसी समय गंवाए अपन लोग मुख्य बिंदु पर आते हैं। और आज का जो अपना मुख्य बिंदु है वो राजस्थान जीके है। और राजस्थान जीके अपन बीएसटीसी के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, और जिसमें अपन शुरुआती तौर पर राजस्थान की परिचय के संदर्भ में बात करेंगे। तो परिचय के तौर पर राजस्थान की बात अपन करें तो पहला प्रश्न बनता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। इसके पीछे कुछ कहानी है, क्योंकि आपको पता होगा कि राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। ठीक है, 4 चरणों में संपन्न हुआ था। और 30 मार्च को होता क्या है कि 30 मार्च 1949 को जैसलमेर है और जोधपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है और जयपुर, तीन जैसे जैसलमेर है और जोधपुर है और जयपुर है और बीकानेर, ये जो बड़ी हमारी रियासतें थी इनको एकीकृत किया गया था, साथ में मिलाया गया था 30 मार्च 1949 को। इसी उपलक्ष्य में, इसी याद में ये 30 मार्च 1949 को हमेशा राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है 30 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अब बात है राजस्थान के आकार की। तो राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? तो राजस्थान का आकार है वो विषमकोणीय, चतुर्भुजाकार या पतंगाकार हो सकता है। मैं आपको आगे डायग्राम्स के माध्यम से इन चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा, प्रयास करूँगा। इसके सिवा देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल की बात आए तो इसमें क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना, ये नॉर्मल प्रश्न है जो बीएसटीसी में पूछे जाते हैं। ठीक है, देश के क्षेत्रफल का कुल भाग 10.41% है। कहने का भावार्थ इतना हुआ कि जैसे ये राजस्थान है, इधर ऐसे राजस्थान का आकार है, तो अपन कह सकते हैं राजस्थान की जो आकार है वो कैसा है? पतंगाकार है। कैसा है? पतंगाकार है, पतंगाकार है। ठीक है, पतंगाकार है। और कुल भाग है वो देश के कुल का कितना भाग % है? राजस्थान है 10.41%। इसका मतलब है कि राजस्थान है वो देश का सबसे बड़ा राज्य, देश का सबसे बड़ा राज्य किसमें? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। ठीक है, अब बात करें राजस्थान के राज्य पशु का नाम क्या है, तो आप सभी जानते हैं सिंकारा। सिंकारा क्या है? सिंकारा, या इसको अब ऊँट। देखो दरअसल है क्या, पहले राज्य पशु था सिंकारा था, ऊँट वो राज्य पशु है वो बनाया। ये तो जो सिंकारा आई है वन्य श्रेणी में, किसकी श्रेणी में? वन्य श्रेणी में। ठीक है, और ऊँट है पशुधन श्रेणी में है। पशुधन श्रेणी में ये बनाया आपके 2014 में ऊँट को। ठीक है, और ये वन्य श्रेणी में। कौन सा? सिंकारा। राज्य पुष्प है वो रोइडा है, आप सभी जानते हैं रोइडा है। और राज्य वृक्ष है, इसको आप थोड़ा क्या मिसप्रिंट हो गई होगी, वृक्ष है, राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। और राज्य पक्षी है वो गोडावन है। क्या है? ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि अक्सर यहाँ से प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो राज्य पक्षी कौन है? गोडावन है जी। ये गोडावन है ना, ये अक्सर
कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। प्रश्न जीके का पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर बाड़मेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर और बाड़मेर में है। जैसलमेर बाड़मेर में गोडावण पाया जाता है। तो अब आप विद्यार्थी जो राजस्थान जी के पहली बार पढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी प्रश्न करेंगे सर जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो है ना राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है। इसकी जो कह सकते हैं राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है, इसकी अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो ये कुल 3,162 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका मतलब है कि जैसलमेर में ये 1900 किलोमीटर में है, जबकि बाड़मेर में की बात करें तो 1262 किलोमीटर में। इसका मतलब है कि ये दोनों जिलों में इसका क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है, चलिए अगला है राज्य भाषा। राजस्थान की राज्य भाषा राजस्थानी नहीं है, उसकी भाषा भी हिंदी है। राज्य गीत की बात करें तो यहाँ गीत है केसरिया बालम पधारोनी मारे देश। केसरिया बालम पधारोनी मारे देश। राज्य खेल की बात करें तो राज्य खेल राजस्थान का बास्केटबॉल है। और राजस्थान का नृत्य है, आप सभी जानते हैं क्या है, घूमर है। राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला और ठंडा जिला है चूरू है। राज्य का गर्म जिले की बात करें तो कौन है, चूरू है। ठीक है, चूरू है। अगला आर्द्र स्थान की बात करें तो वो माउंट आबू है। ठीक है, आर्द्र स्थान की बात करें तो माउंट आबू है, जबकि आर्द्र जिले की बात की जाए तो वो कौन सा है, झालावाड़ है। तो ये नॉर्मली प्रश्न है, आपको हो सकता है परीक्षा में देखने को मिल जाए। इन प्रश्नों को थोड़ा आप ध्यान रखें। ठीक है, अब हम बात करें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप किस प्रकार का है। राजस्थान की भौगोलिक स्वरूप के बारे में अपन लोग बात करेंगे कि राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है किस प्रकार का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य, देखो ये क्या है कि अगर अपन बात मैं आपको बताऊं, ये है जैसे भारत है, इसे आप भारत एकदम सटीकता से मानने की कोशिश ना करें, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप एक मान सकते हैं डायग्राम्स के तौर पर, ये आपका भारत है। वह या ना है आपको मानना है। ठीक है, ये भारत है। यहाँ पर आपको पता है इस गुजरात, ये गुजरात वाला एरिया, इससे ऊपर वाला जो इलाका है ना, इससे ऊपर वाला इलाका जहाँ से ये थोड़ा व्यवस्थित नहीं है, फिर भी आप इसको व्यवस्थित करने का प्रयास करिए। इधर ये राजस्थान है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये राजस्थान वाला इलाका है। ये राजस्थान वाला जो इलाका है, हेलो लो जी। अब जो आप राजस्थान वाले इलाके को देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ क्या लिखा, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका मतलब ये दिशा कौन सी है, उत्तर है। ये कौन सी है, दक्षिण है। ये कौन सी है, पूर्व है। यह कौन सी है, पश्चिम है। इसका मतलब ये दिशा पश्चिम है यहाँ। तो इसका मतलब अब इन दिशाओं के दोनों उत्तर और पश्चिम के बीच में स्थित है। इसका मतलब राजस्थान भारत की इस दिशा में है, उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य है। भारत का सबसे बड़ा, मैंने पहले ही बताया कि ये जो राजस्थान है, ये आपको पता 10.41% क्षेत्रफल रखता है। इसका मतलब ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। स्थलीय सीमा 5,920। स्थलीय सीमा मतलब स्थल से जो सीमाएँ लगती है, स्थल से सीमा, कुल जो स्थलीय इसकी सीमा है ना कितनी है, ये जो स्थल ये वाला, यहाँ कोई नदी, यहाँ कोई ऐसा समुद्र वगैरह नहीं है। ये पूरी जो सीमा आप देख पा रहे हो ना, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं एक मिनट किसी दूसरे पेन के माध्यम से आपको थोड़ा इसको बताने की कोशिश करूँ। चलिए, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये वाली सीमा, ये वाली सीमा, ये स्थलीय सीमा। और ये स्थलीय सीमा कितनी है टोटल, ये टोटल है 5,920 किलोमीटर। कितनी है, 5,920 किलोमीटर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, जो यहाँ पर आपको पता पाकिस्तान है, इधर वाला भाग में ये पाकिस्तान की सीमा है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की सीमा से अपनी सीमा कितनी टच करती है, वो करती 1,070 किलोमीटर। कितनी करती है, 1,070 किलोमीटर पाकिस्तान को सूती है, इसको सूट लिखा सूती है, पाकिस्तान के साथ साझा होती है। और इसमें इसके साथ राजस्थान की 4 जिलों की सीमा टच होती है। कितने जिलों की सीमा टच होती है, 4 जिलों की। तो 4 जिले कौन कौन से, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, या आप याद रखें
BBJ, ऐसे ट्रिक याद रख लो तो भी काम चलेगा। एस का मतलब श्री गंगानगर, कौन सा? श्री गंगानगर है, जो ऊपर यहाँ आया हुआ श्री गंगानगर है। उसके बाद में है आपका बीकानेर है, ठीक है, यहाँ पर बीकानेर है। उसके बाद में आपका जैसलमेर है और तीसरा इधर पर बाड़मेर है। तो आप याद रख सकते हैं गंगानगर, गंगानगर बीकानेर है, बीकानेर की सीमा है वो 168 किलोमीटर सबसे कम लगती है। और बाड़मेर की सीमा है वो और बाड़मेर की सीमा और जैसलमेर की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है जैसलमेर की, वो लगती है 467 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। मतलब यहाँ जो जैसलमेर है उसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, जबकि सबसे कम बीकानेर की लगती है। और बाड़मेर की जो लगती है वो लगती है आपके 228 किलोमीटर, ठीक है। और गंगानगर की अगर बात करें तो यहाँ पर इसकी सीमा लगती है वो 210 किलोमीटर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान की 4 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी? अब बात यहाँ आ गई कि अपने यहाँ देखा था कि राजस्थान है, तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है जी, है ना? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी, यहाँ से लेकर उत्तर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक राजस्थान की लंबाई कितनी है, और पूर्व से पश्चिम यहाँ से इधर राजस्थान की लंबाई कितनी है। तो आप देख पा रहे होंगे आज जैसा कि लिखा है कि उत्तर से दक्षिण लंबाई है, उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 है। जबकि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम माने वो कितनी है? 869 किलोमीटर। अब प्रश्न क्या है कि एग्जाम में कई दफ़ा पूछा जाता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण पूर्व पश्चिम की सीमाओं जो अभी आपने बताया है कि लंबाई के बीच में अंतर कितना है, तो अंतर आप निकाल दो। 869 में से 826 निकालेंगे तो आपके पास सीधे सीधे 43 किलोमीटर शेष रहेंगे। तो इनके बीच में जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का रहता है। तो आप याद रखें उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व 869 किलोमीटर है, ठीक है। ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, जैसा ये आपने अभी समझ लिया है, आगे ये चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। वो ये है कि राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। कौन सा? यहाँ पर जैसलमेर है, वो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है, ठीक है। अब आपको उसको याद रखना है, ठीक है। सबसे जिला बड़ा कौन सा? जैसलमेर है, और सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर है, ठीक है। तो ये आप याद रखें 38 40 1, ठीक है। आगे हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या भाई? कर्क रेखा जो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कुशलगढ़ बांसवाड़ा से निकलती। अब दरअसल है क्या कि कर्क रेखा है ना यहाँ से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से इस चीज़ों को एक्सप्लेन करके बता दूँ, रुको। जैसे कर्क रेखा के बारे में अगर बात आई है तो वो आपकी यहाँ से गुजरती है, यहाँ थोड़ा सही व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। अब नक्शा इस तरह व्यवस्थित नहीं है, बाकी नक्शा थोड़ा व्यवस्थित नहीं है, और इस हिसाब से एक मिनट। अभी आप जो देख पा रहे हैं कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, मैंने जो यहाँ कर रखा ना, यहाँ से ये कर्क रेखा फिर जो गुजर रही है। और ये कर्क रेखा है बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कुशलगढ़ से। अब जो ज्योग्राफी के विद्यार्थी उनको तो पता है कि ये कर्क रेखा वगैरह क्या होती है। जो ज्योग्राफी के विद्यार्थी नहीं हैं उन विद्यार्थियों को बता दो कि ये है ग्लोब। क्या है? ग्लोब है। और इस ग्लोब पर 3 प्रकार की रेखाएँ होती। जो काल्पनिक रेखाएँ ये होती 0 डिग्री, उसके बाद में ये होती 23.5 डिग्री, और ये होती 67.5 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ठीक। इसी प्रकार ये तो उत्तरी गोलार्ध में, इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में इसी प्रकार की आपकी काल्पनिक रेखाएं। तो ये 23.5 डिग्री इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसको? कर्क। और इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, या इसे अपन कह सकते हैं विषुवत रेखा भी कहते हैं। और यहाँ पर जो 23.5 डिग्री होती है उसको कहते हैं मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा है ना, ये राजस्थान की बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखेंगे। 5 राज्य राजस्थान को छूते हैं। अब बात यह कि राजस्थान कितने राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है? तो 5 राज्यों की लगती है। कितने राज्यों की लगती है? 5 की लगती है। सबसे कम की लगती है पंजाब की। किसकी लगती है? पंजाब की। तो मैं आपको थोड़ा इस मैप के माध्यम से यहाँ बता दूँ। जैसे ये राजस्थान है,
आप समझ लो ये राजस्थान है बस, ठीक है। यहाँ राजस्थान की अपन बात करेंगे तो मैं आपको चलो इस मैप के माध्यम से समझा देता हूँ। अपन मैप पर चलते हैं, उस मैप पर थोड़ा अच्छे से इस चीज़ों को हम समझ पाएंगे। जैसे ये आप राजस्थान देख रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से देख लेते हैं, ये जो राजस्थान आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए आप, मैंने आपको बताया कि राजस्थान की कुल जो सीमा है ना, मैंने आपको भी बताया था कि राजस्थान की कुल जो सीमा है ना, कुल जो अपने स्थलीय सीमा की अपने बात की थी, ये स्थलीय सीमा ये है जो स्थल के साथ साझा करती है, ये वाली सीमा पूरी, ये मैंने बताया आपको 5,920 आपको मैंने बताई थी, जो ये आप देख पा रहे हैं। ये सीमा मैंने आपको बताई थी कुल कितनी है, 5,920 किलोमीटर। और उसमें से अपने बात की थी 1,070 किलोमीटर सीमा है वो पाकिस्तान के साथ साझा करती है। किसके साथ करती है? पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान के साथ सीमा कौन कौन सी साझा करती है वो अपन देख लेते हैं। ये है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है, इधर से लेकर बस यहाँ तक, बाड़मेर की चोट तहसील तक, यहाँ तक करते हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें भी अपन ने ये बात की थी कि गंगानगर के साथ सबसे ज़्यादा सीमाएं वो जैसलमेर के साथ करती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कर रही है, और जैसलमेर के बाद में बाड़मेर के साथ कर रही है, और बाड़मेर सबसे कम बीकानेर के साथ आप देख पा रहे हैं, और गंगानगर के साथ भी काफ़ी है। तो यहाँ पर 464 है और बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर है, ठीक है। ये यहाँ तक तो क्लियर हो गई। और उसके बाद अपने बात ये की थी कि अभी अपनी बात चल रही थी वो कि राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। 5 राज्य कौन कौन से? देखो यहाँ तो कोई राज्य है नहीं, क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तान है, इस साइड में, तो इस साइड में पाकिस्तान है। लेकिन इस साइड की बात करें, अगर इस साइड की अपन बात करें विद्यार्थियों यहाँ की, तो यहाँ आपको बता दूँ मैं आपको, ठीक है, 1 मिनट। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैसे ये वाली सीमा है, यहाँ पे सीमा जो है, यहाँ पे जो सीमा लगती है वो लगती है आपकी पंजाब की। किसकी लगती है? पंजाब की लगती है। यहाँ लगती है आपकी पंजाब की सीमा मात्र 89 किलोमीटर लगती है। पंजाब के बाद यहाँ लगती है हरियाणा की, ठीक है, हरियाणा की। और हरियाणा के बाद यहाँ जो हरियाणा की लगती है, और यहाँ लगती है यूपी की, उत्तर प्रदेश की। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सीमा लगती है, मतलब पूरी की पूरी, ये पूरी सीमा जो आप देख पा रहे हैं, ये लगती है मध्य प्रदेश की। किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की। और ये कुल 1600 किलोमीटर है, यानी सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश की। और सबसे कम है पंजाब के साथ। और यहाँ पर लगती है, यहाँ से यहाँ तक लगती है गुजरात की। किसकी लगती है? गुजरात की। तो राजस्थान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्य। कौन कौन से राज्य? 5 हुए, देखिए। तो 5 कौन कौन से हुए? तो आप देख पा रहे हैं, पंजाब 1, हरियाणा 2, यूपी 3, मध्य प्रदेश 4, गुजरात 5। 5 तो क्या है? राज्य। और उसके साथ साथ एक क्या है? एक राष्ट्र के साथ सीमा साझा कर रही है, वो पाकिस्तान। कितनी कर रही है? 1070 किलोमीटर, ठीक है। ये बात यहाँ तक थी। आगे और अपन जानेंगे। चलिए आगे बात को अपन लोग बढ़ाते हैं। ये अपने देख लिया, मैंने बता ही दिया आपको सबको। 5 राज्य राजस्थान को छूते हैं। पंजाब है जिसकी 89 किलोमीटर लगती है, फिर हरियाणा है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में लगती है, और गुजरात इस प्रकार है, ठीक है। तो ये अपने देख लिया। अब अपन बात करें राज्य की अधिकांश पश्चिमी तथा पूर्वी भाग 33 महासागर का अवशेष है। ये लंबी कहानी ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी पढ़ें तो उस वक्त मैं आपको थोड़ा विस्तृत बात बताऊंगा। अभी अपन बीएसटीसी के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको केवल इन चीज़ों को याद करना है। राज्य का अधिकांश पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी भाग, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि राजस्थान का जो पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी जो भाग है, ये वाला जो अपन भाग है, जो ये राजस्थान का भाग बताया जा रहा है पश्चिमी, ये इधर वाला भाग, और दूसरा उत्तरी पूर्वी भाग, इधर वाला भाग उत्तरी पूर्वी, ये 33 महासागर के अवशेष है। क्यों है, कैसे है 33? थोड़ी लंबी कहानी मैं आपको बता दूं। एक पेंजी और पैथालासा की कहानी है, और ये बहुत
पुरानी बात है, तो कभी इस विषय पर अपन विस्तृत पढ़ेंगे तभी मैं इन चीज़ों को बताऊंगा। अभी केवल आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का एक पश्चिमी भाग और राजस्थान का इतना ध्यान रखना, एक राजस्थान का ये पश्चिमी भाग और उत्तरी पूर्वी भाग है, ये 33 सागर के अवशेष हैं, 33 सागर के। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये अरावली जो पर्वतमाला ये वाला भाग है ना, अरावली वाला भाग, और इधर वाला जो आपके भाग हाड़ौती वाला भाग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपके 33 सागर के अवशेष नहीं है, ठीक है, आपको याद रखना है इन दो चीज़ों में 33 सागर अवशेष कौन कौन से हैं, तो वो है राजस्थान का पश्चिम भाग और उत्तरी पूर्वी भाग, ठीक है। राज्य की सभी खारी पानी की झीलें इसी महासागर का अवशेष है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीन पर्वत भी यही है, जो यहाँ है वो आप देख पा रहे हैं। अगला हम पढ़ेंगे BSTCG के नोट्स। अभी हम पढ़ेंगे कि पहले जो जिले थे उनके अलग अलग क्या नाम थे, उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, मत्स्य प्रदेश को कहते हैं अलवर को, मत्स्य प्रदेश था नाम अलवर का, और मत्स्य की राजधानी, ठीक है, ये मत्स्य की राजधानी थी। इसमें जो जिले आते हैं भरतपुर, धौलपुर और पूर्वी करौली आते हैं, भरतपुर, धौलपुर और पूर्वी करौली इसमें आते हैं। वागड़ प्रदेश की बात करें तो इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये जो नीचे वाला जो क्षेत्र राजस्थान का नहीं, ये वागड़ प्रदेश है। क्या, कौन सा प्रदेश है? ये आपका वागड़ प्रदेश है, ये वाला वागड़ प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ आपको पता है यहाँ अलवर की सीमा यहाँ पे है, तो ये अलवर, सॉरी यहाँ है अलवर, और अलवर है जो क्या क्या है, मत्स्य, मतलब मत्स्य प्रदेश कहलाता था, ठीक है। सप्पन का मैदान, ये जो सप्पन का मैदान है ना, ये माई नदी के आसपास का जो मैदान है, माई नदी यहाँ आपको पता है यहाँ से यूँ आती, तो इसके आसपास का सप्पन गाँव का जो मैदान है ना, वो सप्पन का मैदान है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिलों में, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला उपरमाल है ना, भीलवाड़ा जिले का एक मध्य पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये आपको याद रखना, उपरमाल भीलवाड़ा में है, ठीक है। भीलवाड़ा जिले के मध्य में पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र है। बोरहाट का पठार है, ये गोगुंदा से कुशलगढ़ के बीच का एक पठार है, तो ठीक है ना, आपको ध्यान रखना, बीच का पठार है। अगला है हाड़ौती का पठार, ये काली मिट्टी यहाँ पर होती है, और ये हाड़ौती है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में विस्तृत है, तो आप उसको याद रखते हैं, कोजा बाबू, क्या रखेंगे, कोजा बाबू, कोटा, झालावाड़, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी, ठीक है। तो कोजा बाबू, यानी कहने का भावार्थ ये हाड़ौती का जो पठार है, काली मिट्टी होती है, वो कहाँ है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ढूंढाड़ क्षेत्र है ना, ढूंढाड़ वो जयपुर वाला क्षेत्र है, जयपुर का जो क्षेत्र है उसको पहले क्या कहा था, प्राचीन नाम उसका ढूंढाड़ था, वर्तमान नाम जयपुर है। शेखावटी में आपके जिले आते हैं, ये भी नागौर नहीं है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, 3 जिले याद रखना। कौन कौन से शेखावटी में, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये नागौर नहीं है। विराटनगर या बेराट इसको कहते हैं, तो अलवर या जयपुर को कहते हैं, ठीक है, अलवर जयपुर को बेराट या बेराट कहते हैं, ठीक है। जांगल प्रदेश है, बीकानेर का नाम है, ठीक है। ये प्राचीन जो आज के जो जिले हैं उनको जो प्राचीन है क्या नाम थे, उन चीज़ों पर हमने डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं राजस्थान की जनसंख्या और साक्षरता। देखो, राज्य की साक्षरता है वो 66.10 है, तो इसको आप थोड़ा याद रखना है, 66.10 है, ठीक है। ये थोड़े डेटा मिस प्रिंट हो गए हैं। पुरुष साक्षरता की बात अपन अगर करें तो 79, इसमें डेटा है ना थोड़े गलत है, चलिए उसमें क्या है, थोड़े डेटा है ना वो गलत थे, तो आप इस डेटा को देख लें, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आप इस डेटा को देख लें, ठीक है। तो राजस्थान की कुल साक्षरता है वो कितनी है, 66.11 है, जबकि पुरुष साक्षरता है वो 79.19 है, जबकि फीमेल की साक्षरता है वो 52.12 है। तो ये साक्षरता है, दरअसल उसमें थोड़ा क्या मिस प्रिंट हो गया था, तो ये है अभी राजस्थान की साक्षरता, थोड़ा आप ध्यान रखें, ये राजस्थान की ही पोर्टल है, इसलिए अपन इस पर विश्वास करेंगे। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, इसको आप संशोधन कर सकते हैं। 52 लिखा ये तो ठीक है, पर यह थोड़ा सा मिस प्रिंट है, क्योंकि ये पुरुष साक्षरता है ना ये 79 है, ठीक है, और महिला साक्षरता है ना वो इतनी है, 52 है, 52-12, ठीक है। तो इसको आप सही कर लेना, थोड़ा इसमें मिस प्रिंट है। साक्षरता जिलों में इसको आप याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप याद रखें साक्षरता वाला जिला सर्वाधिक है कोटा की और सबसे कम जालौर की साक्षरता, बस सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सा जिला है, कोटा है, और सबसे कम कौन सा, जालौर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा झुंझुनू में पढ़े लिखे हैं, और ये डेटा को याद रखने की जरूरत नहीं है, और सबसे कम है प्रतापगढ़ है। किसकी बात हो रही है विद्यार्थियों, पुरुष साक्षरता की बात हो रही है।
महिला साक्षरता में बात करें तो महिलाएं ज़्यादा कहाँ की पढ़ी लिखी है, तो कोटा की पढ़ी लिखी है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोटा की है। और सबसे कम है वो जालौर की है। तो आपको यहाँ से तीन चार बातें निकली है कि अगर सीधी साक्षरता से प्रश्न आए कि भाई साक्षरता सबसे ज़्यादा किसकी है, तो कोटा की है, और सबसे कम किसकी, जालौर की। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए पुरुष साक्षरता में, तो आप क्या करोगे कि सबसे ज़्यादा झुंझुनू के पढ़े लिखे लोग हैं, जबकि सबसे कम प्रतापगढ़ के हैं। और महिला में पूछा जाए तो कोटा में सबसे ज़्यादा महिलाएं पढ़ी हुई है, जबकि जालौर में बहुत कम महिलाएं पढ़ी हुई है। तो ये बातें आपको थोड़े ध्यान में। राज्य की जनसंख्या आपको पूछे तो ये राज्य की जनसंख्या है, अभी थोड़े के डेटा चेंज हो चुके होंगे, लेकिन जहाँ तक ये है ना, ये है आपकी 68 62 10 12 इसकी जनसंख्या है। 6,06,86। ठीक है, ठीक है, 6,86 है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, 68 62 10 12। सर्वाधिक जो जनसंख्या कहाँ रहती है, तो वो रहती है जयपुर में। कहाँ रहती है, जयपुर में। ये डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऊपरी ऊपरी राजस्थान जी के पढ़ना है। बीएसटीसी में आपको बताए कि एग्जामिनर आपसे क्या अपेक्षा करेगा कि विद्यार्थी 1-2 महीने पूरा राजस्थान जी के डीपली पढ़ लेगा, नहीं, कभी नहीं हो सकता। बस आपको थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखना है। मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वीडियो आप अच्छे से 3 से 4 बार इस वीडियो को रिवाइज करते हैं, देखते हैं, तो मोस्टली जो राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आते हैं, उसमें से आपको कम से कम है ना 30 से 35 प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है, इस वीडियो से। चलिए आगे। न्यूनतम जो साक्षरता है, न्यूनतम जो जनसंख्या है वो जैसलमेर की है, और देश में जनसंख्या दृष्टि राजस्थान का स्थान है वो 8वां है, याद रखना आप लोग। राज्य का जनसंख्या घनत्व है 200 है, कितना है, 200 है। और जनसंख्या घनत्व क्या होता है विद्यार्थियों, जैसे 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, बस वही तो जनसंख्या घनत्व होता है। सर्वाधिक अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, और सबसे कम है जैसलमेर का, ये याद रखना। कि राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ, तो सीधी सी बात है, घनत्व कहाँ बढ़ेगा, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। और ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की, जयपुर की है, तो सीधी सी बात है वहाँ घनत्व ज़्यादा होगा। और जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ घनत्व कम होगा, ठीक है। तो कहाँ कम है, जैसलमेर कम है, इसका मतलब जैसलमेर घनत्व कम है, जबकि ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, जयपुर में, तो सीधी सी बात जयपुर का घनत्व ज़्यादा होगा। तो याद रखना सर्वाधिक घनत्व है जयपुर का, कितना, ये डेटा आपको याद रखना 598 है, ये 17, ये थोड़ा आपको विद्यार्थियों ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। राज्य का लिंगानुपात, राज्य का लिंगानुपात है वो 928 है, कितना है, 928 है, आप ध्यान रखें। और सर्वाधिक है वो डूंगरपुर का है, याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया था। फर्स्ट ग्रेड जो अभी हुई है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, सर्वाधिक किसका है, डूंगरपुर का लिंगानुपात है, कितना है, 990। और सबसे कम कहाँ का, धौलपुर का, कितना है, 885। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक है वो डूंगरपुर का है, सबसे कम धौलपुर का है। लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या होता है विद्यार्थियों, ज्योग्राफी वाले जानते हैं कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है ना, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है वो लिंगानुपात कहलाती है। और राजस्थान का लिंगानुपात है 928, जबकि भारत की लिंगानुपात की बात करें तो 943 है, कितनी है, 943 है। तो ये थोड़ा आप चीज़ें ध्यान रखना। दरअसल कभी इसमें अंतर पूछा जा सकता है कि भारत और राजस्थान के लिंगानुपात के बीच का अंतर कितना है, तो सीधी सी बात है 943 भारत का है, राजस्थान का 928 है, इसका मतलब अंतर कितना है, 15 का अंतर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक प्रश्न है कि सत्येंद्र मैत्रेय पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये आपके साक्षरता जो होती है ना, लिटरेसी आप कह सकते हैं, उससे संबंधित है। गार्गी पुरस्कार किससे संबंधित है, महिला शिक्षा से संबंधित है। जो आप शिक्षा लेते हो, अच्छे अंक आप प्राप्त करते हो, तो गार्गी पुरस्कार सरकार द्वारा आपको पुरस्कृत किया जाता है, वो है आपका गार्गी पुरस्कार, ये महिला शिक्षा से संबंधित है। तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये कोटा में है, थोड़ा इसको आप इस पर ध्यान नहीं दें, इसको अपन पढ़ेंगे विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। अगला है केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, तो किशनगढ़ अजमेर में है। अगला, देश की 5 मिलिट्री सही नहीं है स्कूलों में, 2 राजस्थान में है, मिलिट्री सही नहीं लिखा हुआ है। देश की 5 मिलिट्री स्कूलों में राजस्थान में कहाँ है, तो 2 है, एक अजमेर में है, एक धौलपुर में है। उत्तरी भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला, उत्तरी भारत का जो सबसे पहले साक्षर हुआ है वो जिला कौन सा है, वो विद्यार्थियों अजमेर है। कौन सा है, अजमेर है। जो अजमेर है ना, इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान का, याद रखेंगे, राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान का हृदय कौन सा है, अजमेर है, ठीक है। शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ है, तो ये बीकानेर में है। आगे अपन बात करेंगे जो BSTC जी के नोट्स के अंतर्गत अपन बात करेंगे, वो करेंगे पशु संपदा बारे में, पशुओं से रिलेटेड जो आपसे प्रश्न आएंगे, तो अभी अपन बात करेंगे वो किस संदर्भ में बात करेंगे, वो करेंगे पशु संपदा के बारे में बात करने वाले।
अपन पशु संपदा के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ेंगे पहले भेड़ की नस्ल। क्या पढ़ने वाले हैं? भेड़ की नस्ल के बारे में बात करने वाले। भेड़ की नस्लों की अगर अपन बात करते हैं विद्यार्थियों, भेड़ की नस्ल के बारे में बात करें तो सोकला है। सोकला ने सबसे अच्छी भेड़ की नस्ल मानी जाती है, ठीक है। और उसके बाद में है इसे जो सोकला है ना, इसी को भारतीय मेरिनो कहा जाता है। आप याद रखें, भारतीय मेरिनो किसे कहा जाता है? सोकला को। इसके साथ मगरा है, पुगल है, सोनाड़ी है, खैरी है, नाली है। अब विद्यार्थियों दरअसल होता क्या है कि खैरी अपन क्या है कि हो सकता है बकरी को बोल दें, लेकिन वास्तव में ये खैरी नस्ल है ना, वो भेड़ की नस्ल है। थोड़ा ध्यान रखना। तो कौन कौन सी नस्लें हैं आप थोड़ा ध्यान रखें इसको। सोकला है, ठीक है, सोकला है, ठीक है, मगरा है, ठीक है, पुगल है और पुंगल कह सकते हैं इसको, सोनाड़ी है, ठीक है, सोनाड़ी है, खैरी है, ठीक है, और उसके बाद में है नाली। क्या है? नाली। तो ये आप नस्लें थोड़ी ध्यान रखें विद्यार्थियों। आगे हैं गाय की नस्लें। गायों की कौन कौन सी नस्लें हैं? राठी। राठी बहुत अच्छी नस्ल है गाय की, ठीक है। ये उदयपुर में मिलती है। कहाँ मिलती है? उदयपुर में मिलती है। और इसके सिवाय, राठी के सिवाय भी कौन कौन सी है? थार पारकार है, इसको थार पार कर ले ऐसे हैं, ठीक है। इसमें र गायब है, मिसप्रिंट है। कांकरेज है, मालवी है, मेवाती है और गिर है। ये गायों की नस्लें हैं। कौन किसकी नस्लें? गायों की नस्लें। आपसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल है या नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये तो भेड़ की नस्लें, ये गाय की नस्लें। भैंस की नस्लें हैं ना, वो है मुर्रा। मुर्रा सबसे अच्छी भैंस की नस्ल है, जो अलवर में है। कहाँ पर मिलती है? अलवर में मिलती है। तो मुर्रा है, जाफराबादी है, नीली है, सुरती है, बदावरी है, राबी है, पंडरपुरी है। तो ये किसकी नस्ल हैं? भैंस की नस्ल हैं विद्यार्थियों। आगे पीवड़ा क्या है? पीवड़ा एक सांप की नस्ल है ना। पीवड़ा क्या है? एक सांप की एक नस्ल है। अगर राज्य में सर्वाधिक प्रचंड है वो जानवर है। राज्य में अगर बात करें कि सर्वाधिक कौन से जो पशु है वो सर्वाधिक है, तो सबसे ज़्यादा है वो बकरी है। कहाँ क्या है? बकरी। और बकरी कहाँ पर है? बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में सर्वाधिक बकरियाँ हैं। राजस्थान के किस ज़िले में है? तो बाड़मेर ज़िले में सबसे ज़्यादा बकरियाँ हैं। राजस्थान में अगर बात करें, बकरी सबसे ज़्यादा बाड़मेर में है। बकरी के बाद अगर बात करें दूसरे नंबर पे, तो गद्दे बाड़मेर में सर्वाधिक ज़्यादा है। ये दोनों बाड़मेर में ज़्यादा है, ठीक है, बाड़मेर। तो बकरी की में बात करें तो बकरी में जखराना जो नस्ल है ना, वो सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। किसकी? बकरी में। तो जखराना जो नस्ल है किसकी? बकरी की। बकरी सर्वाधिक कहाँ पर है? बाड़मेर में, ठीक है। और राज्य में सर्वाधिक कौन से पशु मिलते हैं? बकरी मिलती है सर्वाधिक। ऊँट की सबसे अच्छी किस्म है ना, ऊँट की सबसे अच्छी किस्म है वो है मगरा। क्या है? मगरा है। और ये ऊँट की सबसे अच्छी किस्म है, इसमें थोड़ा शायद मिसप्रिंट है। ऊँट की सबसे अच्छी है वो नासना है, जो जैसलमेर में है। नासना है अच्छी किस्म के, और जैसलमेर में मिलते हैं, ठीक है। अगला है सिक्कल है, झेरना है, नेत्रा है, गिड़गिड़ी, ये सब क्या है? ये प्रश्न आप बाड़मेर के हैं तो आपको पता है, या बाड़मेर के इर्द गिर्द के हैं तो आपको पता है। बाकी जो राजस्थानी भाषा, मारवाड़ी भाषा से अनभिज्ञ है, उनके लिए ये प्रश्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो शहरी इलाके से विद्यार्थी आते हैं, उनको ये पता नहीं सिक्कल क्या, झीरना क्या, नेत्रा क्या, गिड़गिड़ी क्या। ये सारे के सारे दही बिलोने के प्रकार हैं। दही बिलोने के प्रकार है। राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? पशु घनत्व का मतलब सर्वाधिक पशु मिलते हैं वो कौन सा है? डूंगरपुर है, जहाँ जिसका पशु घनत्व बहुत ज़्यादा है। और सबसे कम पशु घनत्व का है तो वो जैसलमेर का है। और राज्य में सर्वाधिक पशु मैंने पहले ही बात की थी, कहाँ का है? सर्वाधिक पशु राजस्थान में कहाँ है? बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में है। और सबसे कम पशु कहाँ है? तो धौलपुर में, ठीक है। तो धौलपुर में को आप पहले और याद कर चुके हैं, किसके संदर्भ में कर चुके हैं? राजस्थान में सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? वो कौन सा है? धौलपुर है। और इसी के साथ याद रखें कि राज्य में सबसे कम पशु वाले जिला कौन सा है? तो धौलपुर है। आगे बढ़े। राजस्व बोर्ड यहाँ थोड़ा गलत लिखा है तो उसको सही कर लेना। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय वो अजमेर में। कहाँ है? तो आप याद रखेंगे राजस्व बोर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में। पशु जनगणना करने का कार्य हर 5 वर्ष में करता है। जो पशु जनगणना है ना, ये राजस्व बोर्ड है, ये हर 5 वर्ष में जनगणना करता है। हर 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष में, कितने वर्ष में? हर 5 वर्ष में क्या करता है? ये आपका पशु जनगणना करता है, पशु गणना करता है, ठीक है। चलिए आगे है राज्य में परिवहन। परिवहन का मतलब समझे आप? आने जाने के साधन।
अगला टॉपिक है अपने राज्य में परिवहन। इसमें सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH-15 है। क्या है? NH-15। अभी क्या है कि विद्यार्थियों इसको थोड़ा याद कम ही रखना, दरअसल क्या है इसके नाम चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 था। ठीक है, और अब इसका नाम चेंज हो गया है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग ये भी अभी चेंज हो गए हैं। तो इन चीज़ों को अभी थोड़ा याद फिलहाल आपको रखना नहीं है। ठीक है, अब आपको इन चीज़ों को आप याद नहीं रखना, आपको ये पढ़ना है झुंझुनू में कोई नेशनल हाईवे नहीं है, वहाँ पर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। किस में नहीं है? झुंझुनू में नहीं है। वह जिला जो रेल मार्ग सेवा से अछूता है, यानी कहने का मतलब है बांसवाड़ा ऐसा जिला है विद्यार्थियों, जो आपको पता है राजस्थान के, अगर बांसवाड़ा जिला अगर अपन बात करें तो यहाँ पड़ता है, राजस्थान की ठीक दक्षिण जिला है और बांसवाड़ा जिला है, जिसमें कोई रेल मार्ग नहीं। मरु त्रिकोण में ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये RAS बात करें, RAS प्री की बात करें, 2021 की बात करें, RAS की भर्ती की, उसमें सवाल आया था। इसके साथ साथ बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। अब दरअसल है क्या कि मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले शामिल हैं? मरु त्रिकोण का मतलब ये हुआ कि यहाँ आपको पता है कि ये राजस्थान है। राजस्थान में यहाँ तो है आपकी बीकानेर, और यहाँ है जैसलमेर, यहाँ है, और यहाँ पर आया हुआ है जोधपुर। तो ये मरु त्रिकोण है। ये ऐसा तो कौन बन रहा है? ये वाला, एक मिनट, ये मरु त्रिकोण बन रहा है ना, ये वाला। इसमें है ना, यहाँ पर कौन सा है आप देख रहे हैं? बीकानेर है, यहाँ है आपका जैसलमेर है, और यहाँ आपका जोधपुर है। तो दरअसल अब हुआ क्या कि इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? जोधपुर है, जैसलमेर, बीकानेर। पर क्या है कि अभी इसी मरु त्रिकोण में बाड़मेर को भी शामिल कर लिया है। यहाँ बाड़मेर इसको भी शामिल कर लिया है, लेकिन वास्तविकता में अभी तक 3 ही माने जाते हैं, इसलिए आप बाड़मेर वाला को सही नहीं माने। कौन से? जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, आगे राज्य की एकमात्र 6 लाइन रोड कहाँ है? वो किशनगढ़ और जयपुर के मध्य। राज्य की सर्वप्रथम राजकीय बस है 1952 में टोंक से ये प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 19 है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान परिवहन निगम जो जयपुर है, इसका मुख्यालय है। कहाँ मुख्यालय इसका? जयपुर है। इसकी स्थापना कब हुई? ये याद रखना, 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 से आपके प्रारंभ हुई। ठीक है, शुरू हुई है। मेगा हाईवे प्रोजेक्ट की कल्पना को साकार करने के लिए चलाया गया अभियान है, उसको कहते हैं रिडकॉर। क्या कहते हैं? रिडकॉर। अगला है आपका पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे। 20 जी के नोट्स, पर्यटन 8 आप पेज 8 को पढ़ रहे हैं और पर्यटन को पढ़ेंगे। पर्यटन में क्या है? ठीक है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये आप याद रखना, 27 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी RTDC, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1979 को हुई थी। कब हुई? 1 अप्रैल 1979 को हुई है। जबकि इसी जो है ना, ये पर्यटन है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा है ना, ये ठीक 10 साल बाद 1989 को दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा, ये याद रखना, उद्योग का दर्जा। प्लेस ऑन व्हील्स साई रेलगाड़ी की शुरुआत है 1982 में हुई थी। याद रखना, PATA का राज्य से संबंध है, वो पर्यटन से संबंधित है। पर्यटन की दृष्टिकोण से राज्य को बांटने की प्रस्तावित योजना कितने? 10 क्षेत्रों में। किस उद्योग को निधूम उद्योग कहते हैं? वो उसको पर्यटन उद्योग कहते हैं। ठीक है, पर्यटन उद्योग कहते हैं। ये उद्योग लिखा, ये गलत है, उसको उद्योग कहते हैं। उत धन योग। ठीक है ना, BSTC वाले हैं तो संधि से काम पड़ेगा ना आपका। उत धन योग है, ये उद्योग नहीं, उद्योग है ना। आगे, पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला। ये उद्योग कब दर्जा दिया गया? ये दिया गया मोहम्मद यूनिस जो समिति है उन्होंने दिया था 1989 में। तो मैंने पहले ही कहा था आपको, ये लिखा है कि उद्योग का दर्जा 1989 को मिला। कब दिया? 1989 में। किस समिति की सिफारिश पर दिया गया है? मोहम्मद यूनिस खान समिति की सिफारिश पर दिया गया है। वह अभ्यारण्य जो देश में प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण पर स्थित है, तो वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब ये आपको अभ्यारण्य भी गलत है, आप हिंदी वाले विद्यार्थी शब्द शुद्धि के पूछे जाएंगे। अभ्यारण्य होता है, कैसे देखो, अभय, अभय, भय का मतलब डरना, अभय निडर, बिना डरने वाला, अभय। और आगे लिखा अरण्य। अरण्य मतलब आप जंगल, वनन, काटन, विपिन यहाँ पर पढ़ते हैं ना, जंगल के पर्याय शब्द। अरण्य का मतलब होता है जंगल, ऐसा जंगल जिसमें कोई डर नहीं है, अभयारण्य है ना।
तो अभ्य धन अरण्य है, इसमें अभ्य धन अरण्य दोनों मिलकर अ और अ दोनों मिलकर आपको क्या बनाते हैं, आ और आर बराबर दीर्घ संधि और दीर्घ संधि का स्वरूप। ये सारी चीज़ें आप हिंदी में पढ़ेंगे, इस प्रकार मैंने आपको बता दी, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना बैरणी शब्द जो गलत लिखा हुआ है। आगे हैं जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर गुजरता है, वो NS 12 है। ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य के बीकानेर जैसलमेर शहरों से होता है, वह पंजाब से गुजरता है, तो नेशनल 15 है। तो नेशनल हाईवे 15 है ना, इसका भी नाम चेंज कर लिया। और ये क्या था कि ये आपके पंजाब से होता है। दरअसल ये बात है, मैंने अभी आपको राजस्थान का मैप बताया था, मैं आपको दोबारा बता दूँ। ये कुछ इस प्रकार है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। यहाँ से होता है ना, ये आपकी NS 15 की बात करें तो ये थोड़ा यहाँ से होते हुए यूँ ऐसे जाता है। ये अपन बाड़मेर से होते हुए जाता है, ये NS 15 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय वो जयपुर है, और पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है उदयपुर में है। याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब हम पढ़ेंगे सहकारिता, 20 जी के नोट्स सहकारिता पढ़ने वाले। सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल है वो केसरोपाटम जो केसरोपाटम 1965 में स्थापित की गई बूंदी में। तो सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल याद रखना, तो 1965 बूंदी में। राजस्थान सहकारी स्पिनिंग कताई मिल है वो कहाँ है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राज्य में सार्वजनिक है, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो कहाँ है, देबारी में है, और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसको ऐसे इसको बोलते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और इसको बोलते हैं SCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना खेतड़ी में हुई है, और 1967 में हुई है। जबकि SMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना अजमेर में हुई है, 1967 में हुई है। तो याद रखना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ स्थापना हुई, अजमेर में। कॉपर की कहाँ हुई है, कॉपर मतलब तांबा, ठीक है, कहाँ, खेतरी झुंझुनू में। जिंक कहाँ है, देबारी उदयपुर में। ये याद रखना, सन आपको याद है, अच्छी बात, मेरे कोई बात नहीं, लेकिन इनका याद रखना कहाँ कहाँ हुई है। राष्ट्रीय सरकार के उपक्रम, ये तो जो उपक्रम आप बात करें ये सारे है ना सार्वजनिक उपक्रम है, क्या कौन से, सार्वजनिक है। जबकि राजस्थान सरकार के उपक्रम की बात करें तो ये है जो बात हो रही है आगे। दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, ये गंगानगर में है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स, ये डीडवाना नागौर में है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, याद रखना आप। राज्य के प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक का नाम होता है, वो केंद्रीय सहकारी बैंक होता है। सहकारी साख समितियों का ढांचा है वो त्रिस्तरीय, कैसा है, त्रिस्तरीय, 3 स्तर है। 3 स्तर कैसे कैसे हैं पता आपको चला क्या। सहकारी साख समितियाँ एक तो केंद्रीय स्तर पर होती है, एक राज्य स्तर पर होती है, एक जिला स्तरीय होती है, इसलिए 3 स्तर हो गई। ठीक है। और प्रत्येक जिले स्तर पर सहकारी बैंक होता है, उसे बोलते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक। क्या बोलते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक है। प्रथम सहकारी बैंक है उसकी स्थापना हुई भिनाई अजमेर में, वो 1904 में। कब हुई, 1904 में। आगे बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस में हो गया था, ये ICI बैंक में हो गया था। आगे पढ़ेंगे राज्य में कृषि और फसलें, जो अपना 20 जी के नोट्स का पार्ट है, उसको पढ़ेंगे। 10वां जो पार्ट है वो है राज्य में कृषि और कौन कौन सी फसलें और किस प्रकार होती है, कहाँ इसका अनुसंधान संस्थान है, कौन सी फसल कहाँ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं कहूँगा BSTC वाले विद्यार्थी इस वीडियो कम से कम 4-5 बार देख लें, उन चीज़ों को अच्छे से याद कर लें। आपका एक प्रश्न, मुझे नहीं लगता कि इससे प्रश्न बाहर जाएंगे। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाने की कोशिश की। वैसे तो राजस्थान जी के अथा है, लेकिन इतना वीडियो देखने के बाद भी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल है। कहने का भावार्थ ये है कि राज्य में ऐसी कौन सी फसल है जो सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाती है, तो कौन सी है, बाजरा है, जो सर्वाधिक क्षेत्र पर बोया जाता है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये तब्बीजी अजमेर में है। इसबगोल की खेती की जाती है, तो ये जालोर में की जाती है। इसबगोल की जो इसबगोल है ना, जिसे अपन घोड़ा चीरा कहते हैं, उसकी खेती जालोर में की जाती है। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राज्य की प्रमुख जिला कौन सा है, तो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से जो अच्छा जिला माना जाता है वो है गंगानगर है। इसको आप बूंदी नहीं गंगानगर करें। ठीक है। संतरा उत्पादन में प्रसिद्ध है, तो वो झालावाड़ जिला है।
ठीक है। सेला बासमती किसकी फसल है? तो ये चावल की एक फसल है। और धान बासमती गेहूं की है। ठीक है, तो ये याद रखना, सेला बासमती चावल की है जबकि धान बासमती है गेहूं की नस्ल है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, धान बासमती याद रखना गेहूं की है जबकि सेला बासमती चावल की है। अगला प्रश्न है, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो धान का कटोरा किसे कहते हैं? श्री गंगानगर है। वो गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गंगानगर में होता है। और नर्मदा नहीं है, नर्मदा है, इसको नर्मदा नहीं नर्मदा पढ़े। नर्मदे बनाने का कारखाना कहाँ है? तो टोंक में है या बीकानेर है। ठीक है। खस उत्पादन कहाँ होता है? सवाई माधोपुर है, भरतपुर टोंक में खस का उत्पादन होता है जो। ठीक है। अगला काजरी स्थित है, तो काजरी और आफरी दोनों जोधपुर में हैं। इसमें आप याद रखें, काजरी और आफरी दोनों कहाँ हैं? दोनों आपके जोधपुर में हैं। ठीक है, काजरी और आफरी दोनों कहाँ हैं? और जोधपुर में। किन्नू कहाँ के प्रसिद्ध है? तो श्री गंगानगर की है। होबा क्या है? तो इजराइल की सहायता से खेती की गई है। इजराइल के साथ ये एक प्रकार का पौधा है जो इजराइल से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? इजराइल से लाया गया था। अगला है, राज्य में कुओं की सर्वाधिक सिंचाई, कुओं से सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है? तो पूर्वी क्षेत्र में वो कुओं से सिंचाई की जाती है। राज्य की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो इसकी राज्य की जो प्रमुख फसलें हैं वो है जौ है, और इसको जौ गेहूँ मक्का ये फसलें हैं। राज्य किसके उत्पादन में देश में प्रथम है? तो सरसों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। ठीक है, सरसों है, बाजरा है। ठीक है, बाजरा में भी है। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में की जाती है। माल्ट बनाने के लिए प्रमुख खाद्यान्न फसल है, तो माल्ट बनाने का जो प्रमुख खाद्यान्न है ये गलत लिखा है। ये फसल कौन सी है? जौ है। देखिए थोड़ी मिस प्रिंट तो हो जाती है, तो मैं आपको पढ़ाते वक्त थोड़ा अच्छे से मैं आपको बता दूंगा कि ये शब्द सही है ये गलत है। कृषि अनुसंधान निदेशालय जो 1987 में स्थापित हुआ तो वो कहाँ है? तो बीकानेर में है जी। राज्य में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 6। मूंगफली की एक प्रसिद्ध राज्य का राजकोट कहलाता है, वो लूण करणसर बीकानेर है जो राज्य का अपन कह सकते हैं राजकोट का। राजकोट कहाँ का फेमस है? गुजरात का है ना। उसी पर राजस्थान राजकोट किसे कहते हैं? वो कहते हैं लूण करणसर बीकानेर को। राज्य में दशमक गुलाब यानी सेती गुलाब है, इसकी खेती कहाँ की जाती है? ये की जाती है खमनोर। ठीक है, कहाँ की जाती है? खमनोर में। खमनोर कहाँ है? राजसमंद में है। राज्य में खेती सलवाई या मंगवाई रतन सिंह ने, ये खेती है ना जो किसने सलवाई? ये रतन सिंह ने आपको यहाँ पर चलवाई है। माई कंसन माही धवल सविता किसकी है? ये मक्का की है। मक्का की किस्में जो फसल की किस्में है ना याद रखना, मक्का की कौन कौन सी किस्में, तो आप याद रखेंगे कौन कौन सी किस्में, तो आप याद रखेंगे माही धवल, ठीक है, और माही कंसन और सविता। ये तीनों जो आप देख पा रहे हैं ये मक्का की किस्म है। और अक्सर प्रश्न कई बार आता जाता रहता है, ये प्रश्न थोड़ा ध्यान रखना आपको। कपास के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी है? कपास के लिए काली मिट्टी उपयोगी है ना। कपास के लिए कपास में रुई होती है ना, वो बढ़िया किस्म किसकी है? तो कपास की है। और इसको सफ़ेद सोना कहा जाता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। जीरा मंडी कहाँ है? तो जोधपुर में है जी। जीरा मंडी कहाँ है? जोधपुर है। अगला प्रश्न है, खजूर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में है। सेवन घास का अन्य नाम क्या है? तो ये लिलोन है। क्या नाम इसका? लिलोन। रोज इंडिया किस्म की खेती की जाती है, तो ये की जाती है पुष्कर में। मिट्टी में खारापन एवं सारीपन की समस्या का समाधान क्या है? तो इसमें अपन क्या करते हैं, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से खारापन और सारीपन की समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है। नकदी फसल कौन सी है? तो नकदी फसल में है कपास है, जो नकदी फसल है, मतलब अपन कपास बेचते हैं, नकद आपको पैसे मिलती हैं, तो ये नकदी फसल है, वो कपास है। इसबगोल मतलब घोड़ा जीरा, इसको घोड़ा जीरा लिखा है, इसको आप पढ़ेंगे घोड़ा जीरा। घोड़ा जीरा, जीरा है, रायडा है, टमाटर है, अरंडी है, बेदाना है, अनार के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? जालौर है। अब धीरे धीरे बाड़मेर भी इसके लिए अग्रसर हो रहा है, और आपका अगर जालौर ऑप्शन में नहीं दिखे तो आप बाड़मेर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
आप बाड़मेर इसमें कर सकते हैं। मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, ये क्या है? तिलहनी फसलें हैं, तेल की फसलें। मूंगफली में तेल निकलता है, सोयाबीन में निकलता है, सरसों में भी निकलता है, तो ये क्या है? तिलहनी फसलें हैं। राज्य में भूरी क्रांति का संबंध है खाद्यान्न प्रसंस्करण से है, तो उसको खाद्यान्न आप ऐसे लिखेंगे, तो इसको करेंगे खाद्य धन अन्न होता है, इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो आप क्या होगा? खाद्य धन अन्न। और अधन, अ से आ का निर्माण होता है और आ है मतलब दीर्घ संधि है, तो ये आप संधि यहाँ पर क्लियर हो जाती है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, तो ये खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है। किसे डिलाइट्स ऑफ डायबिटीज़ कहते हैं? तो मशरूम वो कहते हैं। जैविक ईंधन, जैविक थोड़ा इस प्रकार लिखेंगे, जैविक ईंधन के रूप में किसके तेल का उपयोग किया जाता है? तो रतन जोत के तेल का। अब आप पढ़ेंगे नदियाँ कौन कौन सी हैं, ऊर्जा और बांध और झीलें, ये पढ़ने वाले। पहले अपन पढ़ेंगे नदियाँ। ठीक है, राज्य की सबसे लंबी नदी है संबल नदी। कौन सी नदी राज्य की सबसे लंबी नदी? संबल नदी है। ठीक है, संबल नदी है। आगे, केवल राज्य में पूर्ण प्रवाह या अफवाह क्षेत्र से दृष्टिकोण से सबसे लंबी, केवल राजस्थान में ही बहने वाली एकमात्र सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी, तो राजस्थान में ही पूर्ण प्रवाह है, पूरा प्रवाह राजस्थान में ही है, तो वह बनास। कौन सी है? बनास है। ठीक है, राज्य में सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करने वाली नदी कौन सी है? बनास है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करती है वो कौन सी? बनास है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो घंगर नदी। कौन सी नदी है? घंगर। आंतरिक प्रवाह का मतलब ये हुआ, नदियाँ 3 प्रकार की राजस्थान में हैं। देखो, राजस्थान में नदियाँ 3 प्रकार की है। कौन कौन सी प्रकार? देखो, एक तो होता है अरब सागर में गिरने वाली, एक नदियाँ होती है वो होती है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, और एक होती आंतरिक अफवाह वाली। अब इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों, ऐसी नदियाँ जो अपना जल है अरब सागर में लेकर जाती है वो तो होती है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ऐसी नदियाँ जो अपना जल है वो बंगाली खाड़ी में लेकर गिराती है तो वो होगी आपकी बंगाली खाड़ी वाली नदियाँ। और ऐसी नदियाँ जो जल कहीं नहीं लेकर जाती है और यहीं विलुप्त हो जाता है, जैसे नदी स्थल भाग में चलती है वहीं विलुप्त हो जाती है। जैसे मैं ये जो गंगा नदी है ना, तो गंगा नदी है आपके हनुमानगढ़ होते हुए आती है, तो ये कभी कभी तो आपकी अच्छा बहाव हो बढ़िया तो ये पाकिस्तान के अकरा सेंटर तक चली जाती है, और कभी कभी ये आपके हनुमानगढ़ तक ही इसका पानी है वो वहीं यहीं तक पहुंचता है, आगे पहुंचता भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो नदी कहीं किसी सागर में अपना जल है वो नहीं उड़ेलती, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक अफवाह वाली नदी की। आंतरिक अफवाह का भावार्थ यही हुआ कि वो नदी अपना जल किसी महासागर में नहीं छोड़ती, है ना। तो ये 3 प्रकार नदियाँ होती हैं। तो आंतरिक अफवाह वाली सबसे लंबी नदी की पूछे, आंतरिक अफवाह वाली नदी पूछे तो कौन है? वो गंगा नदी। जबकि ये संबल नदी ये आपके बंगाली खाड़ी में गिरती है। देखो ऐसा है, मैं आपको राजस्थान के मैप के माध्यम से आपको बताऊँ, सॉरी भारत के मैप के माध्यम से। इसको आप समझें, अगर राजस्थान ये भारत है, हालांकि नहीं है तो भी समझेंगे आप, इसको करेंगे कि ये भारत है। तो यहाँ पर जो राजस्थान है ना, ये राजस्थान, तो यहाँ पे जो कुछ नदियाँ यहाँ चलने वाली इधर इस नदियों के साथ मिलकर इस यहाँ पर गिरती है। यहाँ आपको पता है बंगाली खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, और ये है अरब सागर, और कुछ नदियाँ यहाँ से इसमें गिरती तो अरब सागर, यहाँ से आपके कुछ नदियों का मेल करते हुए अरब सागर में गिरती, ये यहाँ पे अरब सागर है। ठीक है, और नीचे हिंद महासागर आप जानती हैं। तो कुछ नदियाँ बंगाली खाड़ी में गिरती, बंगाल खाड़ी गिरने का मतलब ये नहीं सीधी आती है, यहाँ से कुछ नदियाँ जैसे संबल नदी यमुना मिल जाती है, यमुना आपके यमुना गंगा में मिल जाती है, ऐसे मिलते मिलते धीरे धीरे नदियाँ कहाँ पहुँच जाती है? यहाँ सारी नदियाँ यहाँ पर बंगाली खाड़ी में पहुँच जाती है। इस प्रकार ये अफवाह तंत्र बनता है। जब पुस्तक की पहाड़ी में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो भारी वर्षा होगी तो बाढ़ आपको पता है बालोतरा में आती है, और ये लूणी नदी है ना, लूणी नदी, उससे लूणी नदी में ऐसा बहाव है, इसकी वजह से होता है। अगला, विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर कौन सी? गंग नहर है। इस गंग नहर की स्थापना है 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने की थी, और ये इसका कार्यपूर्ण 1927 में हुआ था। तो ये विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर है। खारे पानी की झील या 33 सागर के अवशेष कहाँ हैं? तो ये सांबर है, जो सांबर झील है वो जयपुर में है। सांबर एक जयपुर में नहीं है सर, जयपुर एक जयपुर में नहीं फैली, जयपुर में फैली हुई है, और नागौर में भी है, जयपुर है, नागौर है और अजमेर, इन 3 जिलों में इनकी सीमा लगती है सांबर झील की।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ झीलें हैं उसके बारे में याद रखें, कुछ झीलों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखो, पहली झील है पचपदरा। पचपदरा झील कहाँ है? ये खारे पानी की झील है। खारे पानी की झीलों के बारे में अगर बात करें तो खारे पानी की झील है, ये खारे पानी की है। पचपदरा बाड़मेर है, डीडवाना नागौर है, लूणकरण सर है, काबोद है, काचोर है, रेवासा है, ठीक है, नावा है। ये सारी खारे पानी की झीलें हैं, आप याद रखें। ठीक है, डीडवाना नागौर है, लूणकरण बीकानेर है, तो खारे पानी की झीलों को पूछे याद रखना। अब मीठे पानी की झीलों के बारे में अपन बात करें तो जयसमंद झील उदयपुर में है, राजसमंद में, पिसूला उदयपुर में है, फतेह सागर उदयपुर में है, सैलिड सीड अलवर में है, अन्ना सागर झील है वो अजमेर में है, नक्की झील है वो सिरोही में है। ये कहा जाता है कि नक्की झील को देवता ने नाकों से खोद कर बनाया था। कोलाहित झील बीकानेर में है, बालसमंद झील जोधपुर में है। ये सारी झीलें मीठे पानी की झीलें, मोटा मोटा आपको याद रखना, बाकी झीलें बहुत सारी है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है वो गडर और बाड़मेर है। यहाँ तक अंतिम छोर का मतलब है कि ये इंदिरा गांधी नहर यहाँ तक आई हुई है। और मोरेल बांध है वो सवाई माधोपुर में, याद रखना। करक नदी, करक नदी नहीं, करक रेखा को पार करने वाली, इस प्रश्न को ऐसा है कि करक रेखा को पार करने वाली नदी कौन सी है? तो माई नदी है। तो आपको पता होगा कि इधर राजस्थान है, राजस्थान की ये बांसवाड़ा जो जिला है, बांसवाड़ा, यहाँ से एक माई नदी गुजरती है। माई नदी यहाँ से होती हुई या यूँ वापस निकलती है, तो यहाँ चलती है कर्क रेखा, कर्क रेखा को पार करती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मतलब यू आकार में काटती है, एक बार तो आई है, एक बार गई है। तो ये कर्क रेखा काटने वाली नदी कौन सी है? तो माई नदी है। राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में बात करें तो कौन सी झील है? तो जयसमंद झील है। कृत्रिम का मतलब यह विद्यार्थियों, एक झील होती है प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति द्वारा बनाई जाती है, जबकि कृत्रिम झील का मतलब होता है कि मानव निर्मित झील होती है, वो मानव द्वारा तैयार की जाती है, ऐसी झीलें होती हैं, कृत्रिम झीलें होती हैं। वो झील है जयसमंद झील है। और जयसमंद झील आपको मैंने बताया कहाँ पर है? उदयपुर में। तो आप याद रखेंगे, आपने बात की थी जयसमंद झील कहाँ है? उदयपुर में है। अगला 14वां या 16वां क्या है? कुआ है। क्या है? कुआ है। बेडस नदी किस नाम का है? आयर नदी। अब दरअसल एक बात ये विद्यार्थियों, ये बेडस नदी क्या है कि पहले इसका नाम बेडस होता है, ठीक है, बेडस नदी होता है। जब ये उदयपुर के आसपास एक झील में गिरती है, ठीक है, झील में गिरने के बाद आगे जब ये बढ़ती है इसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेडस नदी किसका नाम है? तो आयर नदी का नाम है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। और निकलने के बाद राजस्थान की 6 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में? राजस्थान की 6 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में? 6। अब आपको याद कैसे रखना है? तो अब्बा जापान ग्यो लूनी लायो, अब्बा जापान ग्यो लूनी लायो। अब आपको ये अब्बा जापान ग्यो लूनी लायो, इसका भावार्थ विद्यार्थियों ये होगा कि अब्बा जापान गयो, यानी ये नदी है, ये नदी निकलती है अजमेर से। कहाँ निकलती है? अजमेर से। बाद से मतलब बाड़मेर में भी ये चलती है, अंतिम बाड़मेर से चलती है। अब्बा जापान गयो, जापान मतलब जालोर में भी चलती है, और जोधपुर में भी चलती है। और अब्बा जापान पा से पाली में भी चलती है, और ना से नागौर। इसका मतलब ये राजस्थान की 6 जिलों में प्रवाहित होती है। अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर और पाली। यानी अब्बा जापान ग्यो लूनी लायो, ठीक है। पालर क्या है? बरछार का पानी नहीं है। पालर पानी ये होता है विद्यार्थियों, जब बारिश होती ही नहीं होती है, तो बारिश होने पर जो अपने को पानी प्राप्त, अपन जो पानी अपने प्राप्त होता है, जो बादलों से प्राप्त होता है, इसको हम कहेंगे वर्षा का पानी। किसका पानी? वर्षा का पानी। तो इसको आप कहते हैं, इसको बरखा कह सकते हैं। बरखा मतलब बारिश होती है, या वर्षा का पानी कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा विकास। राज्य के ऊर्जा विकास के संदर्भ में हम बात करेंगे। राज्य का प्रथम तेल का कुआं है, वो कहाँ खोदा गया था? वो आपके तनोट जैसलमेर में। आगे है एमपीवी। एमपीवी एक पंप क्या है? पंप क्या है? तो ये एक सौर ऊर्जा का उपकरण है। क्या है? सौर ऊर्जा का उपकरण है। रामगढ़ गैस परियोजना किस जिले में है? तो ये जैसलमेर में है। बहुत शानदार प्रश्न है। रामगढ़ गैस परियोजना किस जिले में है? तो जैसलमेर में। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। सीटी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। और सेकंड ग्रेड की बात करें, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात करें, चाहे थर्ड ग्रेड की बात करें, ये प्रश्न अक्सर रिपीट होता रहा है। तो इस प्रश्न पर आप थोड़ा ध्यान दें। रामगढ़ गैस परियोजना है वो जैसलमेर में।
राज्य सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये आपकी मथानिया जोधपुर में है। अणुशक्ति चालक विद्युत गृह रावत भाटा चित्तौड़गढ़ है। कुटीर ज्योति योजना है, वो ये है कि घरेलू जो विद्युत कनेक्शन दिए जा रहे हैं उसका संबंध है वो कुटीर ज्योति योजना से हैं। अब हम पढ़ेंगे बीएसटीसी जीके नोट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे अपन वन संपदा। दरअसल विद्यार्थियों, आप पूछ रहे होंगे सर इतनी त्रुटियां कैसे आ रही है, शाब्दिक त्रुटियां कैसे आ रही है? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको टाइप किया नहीं है और इतना मेरे पास वक्त नहीं था, तो किसी और ने टाइप किया है, तो ऐसी माइनर जो त्रुटियाँ हैं वो आ रही है। उसके लिए मुझे खेद है और मैं आपको जहाँ समय मुझे लगता है कि मुझे जहाँ पर ऐसा महसूस होता कि ये वास्तव में त्रुटि है तो उसको मैं संशोधन करवा लूँगा। तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, इस वीडियो को आप देखते रहें, निस्संदेह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और आप लोगों के अगर मेरे पास कमेंट्स आते हैं और मुझे वक्त मिलता है तो मैं निस्संदेह आपको पूरी की पूरी ज्योग्राफी है या फिर कला संस्कृति इतिहास है पूरा का पूरा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कवर करवा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने जो भी राय है आप लिख सकते हैं और आपको मेरा पढ़ाने का जो तरीका किस प्रकार लगा वो भी आप अपने शब्दों में वहाँ बयां कर सकते हैं। चलिए अपन पढ़ते हैं आगे। अपना टॉपिक है वन संपदा। वन संपदा में पहला प्रश्न है कि थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो ये कल्प वृक्ष है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। कल्प वृक्ष कहा जाता है खेजड़ी को। किसको कहा जाता है? खेजड़ी को, है ना। अपन जैसे मारवाड़ी में बोलते हैं ना खेरड़ी, उसको बोलते हैं खेजड़ी। राज्य में कुछ नहीं, यहाँ पर कुल है। कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो कुल वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो अभी हैं 26 है, ठीक है। 26 और एक अभी बढ़ गया है तो उसको आप 27 कर सकते हैं। कुल कितने हैं? तो अभी आप वन्य जीव अभ्यारण्य 27 है। कितने हैं? 27 करेंगे, ठीक है। और राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो अभी राष्ट्रीय उद्यान 3 थे, लेकिन अब एक और को मान्यता दे दी गई है, तो ऐसे में 4 हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको 3 ही याद करें। जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं? तो जंगल की ज्वाला के बारे में पूछा है, तो जंगल की ज्वाला आप कपलास वो कहते हैं। जंगल की आग है और डाक के वृक्ष को कहते हैं। रूख बाइला क्या है? एक वृक्ष मित्र है। वृक्ष मित्र। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान है वो जयपुर में है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क है वो कहाँ है? जैसलमेर में ही है। ये आपके जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर वाला, उसी में है राष्ट्रीय मरु उद्यान। रेगिस्तान का सागवान है वो रोइडा है। राजस्थान में सर्वाधिक वन का है तो उदयपुर में है और सबसे कम है जैसलमेर में। ऐसा नहीं है, सबसे कम वन है वो चूरू और जोधपुर में। यहाँ पर आप सही करेंगे, चूरू वो जोधपुर है, ठीक है। और सर्वाधिक वन है वो आप याद रखेंगे उदय आड़ो प्रताप बारे, उदय आड़ो प्रताप बारे, ये ट्रिक है। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों, उदय का मतलब उदयपुर, सर्वाधिक वन है उदयपुर में, और उसके बाद ये फर्स्ट है। सेकंड में है अलवर है। थर्ड आपका प्रतापगढ़ है। फोर्थ आपका बारा है। तो ये आप वन सर्वाधिक उदयपुर में, सेकंड अलवर में, थर्ड प्रतापगढ़ में और फोर्थ बारा में, ठीक है। आगे खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है नहीं वो दशहरे पर की जाती है। कब की जाती है? दशहरे पर की जाती है, ठीक है। दशहरे पर की जाती है, ठीक है। अमृता देवी जो पुरस्कार दिया जाता है ये वन संरक्षण या वृक्षारोपण पर दिया जाता है, इसको हम लिखेंगे। अमृता देवी मृग वन के लिए प्रसिद्ध स्थल है वो खेजड़ली गांव है जो आपके जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन है वो है देववन कोटा है। कहाँ है? देववन कोटा। आगे अपन बात करें राज्य की कौन कौन सी प्रमुख जो योजनाएं हैं वो संचालित की जा रही है। राज्य की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करें। देखो, अक्षर योजना है वो स्नातक बेरोजगारों से संबंधित है। अब देखो अक्षर योजना है ना, इसमें क्या हुआ, इसका नाम चेंज कर लिया, इसको कर दिया मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कर दिया। इसका नाम मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि स्नातक जो बेरोजगार है, आपने मान लो ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद आप फ्री बैठे हैं तो आप आवेदन करते हैं और आपको सरकार है वो
4,000 रुपये प्रति मंथ देती है, ठीक है। और महिलाओं को, जो महिलाएं हैं उनको देती है 4500 रुपये। ये आपको 2 साल मिलेंगे। कितने साल मिलेंगे? 2 साल। ऐसी योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसमें आप बेरोजगार विद्यार्थी इसमें आवेदन करते हैं और उसको सरकार, जिसे कहते हैं बेरोजगारी भत्ता देती है, वो इसमें देती है। रूटसेट संस्थान है, वो क्या है? बेरोजगार ग्रामीण जो युवक है, इसको युवकों पढ़े, युवकों ने, युवकों स्वयं का उधार लगाने के लिए दक्षता उद्यमिता सुरक्षा करना, प्रशिक्षण देना है। अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा हुआ है? तो ये स्कूल में मिड डे मील से संबंधित है। राजस्थान मरु विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। शुरुआत 1977-78 में हुई। ये प्रश्न इतना शानदार प्रश्न है विद्यार्थियों, कई बार पूछा गया। सही RAS मैं बताऊँ आपको, मैं देखता आ रहा हूँ RAS प्री की बात है 2000, जो RAS प्री 18 वाला की बात है, 21 की बात है, सेट परीक्षा की बात की जाए तो इसके सिवाय शायद ग्राम से पटवार, मतलब बहुत सारी, ऐसी कोई परीक्षा नहीं मुझे लगता है जिस परीक्षा में ऐसा ये प्रश्न आया नहीं हो। ये प्रश्न मरु विकास कार्यक्रम से रिलेटिव प्रश्न आया है। और यही सन आप याद रखना, हो सकता है आपके STC वाले पेपर में देखने को मिल जाए, तो थोड़ा ध्यान रखना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? अब ये पंचवर्षीय योजना, ये थोड़ा गलत लिखी हुई, पंचवर्षीय ऐसे लिखते हैं, पंचवर्षीय योजना भी बंद हो चुकी है। अभी बात करें 2007 से लेकर 12 तक 11वीं थी, और 12 से लेकर 17 तक ये 12वीं थी, ये 11वीं थी, ये 12वीं थी। 7 से 12 11वीं थी, और 12 से 17 आपकी 12वीं थी। अभी पंचवर्षीय योजना बंद हो गई है। पंचवर्षीय योजना का ये बनाई थी आपके योजना आयोग द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? आपको पता है योजना आयोग, आपने पढ़ा होगा योजना आयोग, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। 1950 में स्थापना हुई थी। और इसके जो कह सकते हैं पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन थे। आपने पढ़ा है, पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो ये थी। तो इस योजना आयोग को आपको पता है कि अभी इसका भंग कर दिया गया था नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा। और इसकी जगह अभी क्या है कि एक नई योजना आयोग की जगह एक बनाया है नीति आयोग, नया बनाया नीति आयोग, ठीक है, जो आपके 2015 में बनाया है। उसके बाद में ये जो पंचवर्षीय योजना वाला सिस्टम बंद कर दिया है, ठीक है। अरावली विकास परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य लिखा हुआ है, तो वनों की कटाई को रोकना है। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम किसमें? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर में। राज्य में जीवन धारा योजना का संबंध कहाँ से है? तो सिंचाई कुओं का निर्माण से है। अपना गांव अपना काम योजना 1 जनवरी 1991 में शुरू हुई। राजस्थान में औद्योगिक विकास संवर्धन ने लिखा हुआ है, ठीक है, ये गल लेगा। संवर्धन हेतु राजस्थान में निम्न संख्या अधिक सक्रिय वो रिको की है। पर्यटकों के विकास के लिए RTC काम करता है, राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड करता है। अब हम पढ़ेंगे राज्य में खनिज किस प्रकार है, खनिज संपदा के संदर्भ में। संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी है लगती है वो किशनगढ़ में लगती है। और मैगजीन कहाँ होता है? वो बांसवाड़ा और उदयपुर में होता है। कहाँ पाया जाता है? तेल और प्राकृतिक गैस की विशाल मात्रा में कहाँ मिलती है? जैसलमेर में मिलते हैं तेल और प्राकृतिक गैस है। जावर की खान कहाँ है? तो ये उदयपुर में है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये भी अच्छा प्रश्न है। विश्व का सबसे श्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है, पलाना में पाया जाता है। बाड़मेर में तेल की खुदाई करने वाली कंपनी की है, कौन सी है? ONGC है और कैन इंडिया है। दो कंपनियां हैं, ठीक है। अगला है संगमरमर की मूर्तियां प्रसिद्ध है, तो वो कहाँ है? जयपुर की है। सबसे अच्छा संगमरमर कहाँ का है? मकराना का है ना, आपको पता है, सफ़ेद संगमरमर। मंगला और भाग्यम तेल क्षेत्र कहाँ है? बाड़मेर के तेल क्षेत्र, ये कुएं हैं मंगला और भाग्यम, ठीक है। राज्य में हीरे की खान कहाँ है? तो वो केसरपुरा में है, ठीक है, केसरपुरा में। और ये चित्तौड़ गलत है, आपको केसरपुरा याद रखना। हीरे की खान केसरपुरा, ये चित्तौड़, ये गलत है। काला गुमान पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये आपके काला गुमान की पहाड़ियाँ उदयपुर में। बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है? तो ये आपका टोंक में है। राज्य का पहला DAP खाद का प्रोजेक्ट कहाँ है? तो कपासन चित्तौड़गढ़ में है। विकास के लिए फैशन, खादी और कोठा यूरिया को लोकप्रिय बनाना है।
अब देखो सफ़ेद संगमरमर कहाँ मिलता है, संगमरमर की बातें आई तो सफ़ेद है मकराना में मिलता है, काला है बैसलना उदयपुर में जयपुर में मिलता है काला संगमरमर, लाल है धौलपुर में मिलता है, बादामी है कि संगमरमर जोधपुर में मिलता है, बादामी जोधपुर नहीं है, बादामी उदयपुर है, इसको आप उदयपुर याद रखेंगे, और हरा संगमरमर है उदयपुर में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और आगे हैं प्रमुख दुर्ग और युद्ध और राजा स्थल। अब हम थोड़ी, ये तो थी आपकी ज्योग्राफी की बात, इससे आगे अपन जो बात करेंगे प्रमुख दुर्ग युद्ध और राजा और महाराजा। प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए, कौन कौन से राजा थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो तिम्मतगढ़ का किला है वो करौली में, कहाँ है, करौली में। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का इसने शिल्पकार था। माण प्रसिद्ध नाम है जैसलमेर का है। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी सामंड। ठीक है, मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी, तो पन्नाधाय। पन्नाधान भाई कहानी आप सभी जानते ही हैं अच्छे से, अपने पुत्र चंदन का उन्होंने मतलब कुर्बानी दी थी। आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक को प्राप्त है, तो मिहिर भोज को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, मिहिर भोज को प्राप्त है। अगला है नाथद्वारा में श्री नाथ जी की मूर्तियाँ औरंगजेब के समय कहाँ से लाई गई थी, तो ये लाई गई थी आपकी वृंदावन से। कहाँ से लाई गई थी, वृंदावन से। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, ये हुआ था उनकी गोकुंदा में। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, दिवेर को कहा जाता है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ है, तो अजमेर में है, और इसका निर्माता है कुतुबुद्दीन ऐबक है। हालांकि हुआ क्या था कि अढ़ाई दिन झोंपड़ा जो है ना, इससे पहले एक संस्कृत विद्यालय था जो विग्रह सतुर ने बनाया था। ये एक संस्कृत विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय था, और इसका निर्माण करवाया था आपकी विग्रह सतुर ने। ठीक है, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और उसने क्या किया, इस विद्यालय को तोड़कर इसकी जगह अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बना दिया। जैसा कि माना जाता है कि इस झोंपड़े का निर्माण उसने केवल 28 दिन में करवाया। 28 का मतलब आप समझे 2 और आधा दिन में करवाया था, इसी कारण इसको 28 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। और इसका निर्माता था कुतुबुद्दीन ऐबक। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति ने निशानी मांगने पर उसने अपना सिर काट कर भेंट किया, वो थी रानी हाड़ी सहल कमर थी। हाड़ी रानी सहल कमर थी। तो सहल कमर ने, दरअसल हुआ क्या था कि महाराणा राज सिंह थे, उन्होंने युद्ध के लिए आग्रह किया था। तो युद्ध के लिए आग्रह किया तो उसका नाम राज सिंह था, वो भी राज सिंह थे, उनका नाम राज सिंह था, तो सैलुम्बर थे। तो राज सिंह को युद्ध के लिए आग्रह किया, तो राज सिंह की शादी नई नवेली थी। कहने का भाव ये है कि शाम को शादी हुई और रिसेप्शन यानी पूरा पारिवारिक लोग बैठे थे, सब कुछ बैठे थे और कार्यक्रम संपन्न होने वाला था। उस वक्त संदेशा आता राज सिंह का, महाराणा राज सिंह का उदयपुर से, कि राज सिंह जी आपको युद्ध के लिए आमंत्रित किया जाता है, आपको आना है और औरंगजेब से अपन को युद्ध करना है। तब सोचते हैं कि अभी मेरी शादी हुई है और अब मैं कैसे जाऊं, थोड़े मन में ऐसे कुछ आ जाता है। और अपनी रानी से वे मांगते हैं कि आप कुछ मुझे निशानी दीजिए ताकि मैं आपकी याद को स्थायी रखते हुए मैं युद्ध को अच्छे से कर पाऊँ। रानी नाम था सहल कमर, उसने अपने जो महाराजा थे ना, जो युद्ध में लड़ने जा रहे थे, राज सिंह जी थे, उनका भी नाम राज सिंह ही था। तो राज सिंह की कटी यानी कमर में बंदी तलवार को निकालती है और एक ही धड़ाके से अपना सिर कलम कर देती है और हाथ में थमा देती है कि लो जी ये लीजिए, आप मेरा शीश ले जाइए और हमेशा के लिए याद रखिए। और कहा जाता है कि राज सिंह ने उस युद्ध को इतना अच्छा से बढ़िया तरीके से लड़ा कि उन मुग़लों की, औरंगजेब की तो अपनी मारवाड़ी लहजे में कहें तो बैंड बजाती थी। परिणाम स्वरूप युद्ध में राज सिंह की जीत होती है और मुग़ले भाग जाते हैं। और इसी पर अगर कहा जाता है कि शीश मांगियो राणे शीश, मतलब जो हुआ करता, सामंत हुआ करता, उसने शीश मांगा था और शतरानी ने शीश काट के भी दे दिया था। तो ये कहानी इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रही है। आगे है हुमायूं को राखी भेजी थी, तो ये भेजी थी कर्मावती ने, इसको कर्णावती नहीं, इसको बोलेंगे कर्मावती। ठीक है,
अब इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ विद्यार्थियों में, अगर इस कहानियों को आपको सुनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वक्त जाया करेगा। सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। कर्मावती के बारे में भी काफ़ी अच्छी कहानी है और हाड़ी रानी वाली तो बहुत बढ़िया कहानी है, लेकिन अभी अपने पास इतना वक्त नहीं है कि अब इन कहानियों को सुने। अपन केवल प्रश्नों पर चलेंगे, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और पृथ्वीराज थर्ड इसमें जीतता है। पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, तो मोहम्मद गोरी हार जाता है। द्वितीय तराइन का द्वितीय युद्ध है वो 1192 में होता है, मोहम्मद गोरी इसमें जीत जाता है, पृथ्वीराज तृतीय हार जाता है। इसके पीछे भी बहुत अच्छी कहानी है। इसके हार के पीछे क्या कारण है कि आपको पता होगा कि स्वयंवर विवाह में संयोगिता से ये पृथ्वीराज तृतीय विवाह कर लेते हैं, ठीक है। बहुत पीछे की कहानी है, कभी इस पर बात करेंगे जब अपन इसका हिस्ट्री को, स्पेशली हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उस वक्त इन चीज़ों पर अपन मंथन करेंगे। खानवा का युद्ध है वो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। खानवा का युद्ध हुआ था। और ग्रीस मिल का युद्ध है शेषासुरी और मालदीव के बीच में हुआ था। ये हुआ था आपके 5 जनवरी 1544 को। ठीक है। उसके बाद में खान और अबुल फजल ने अलीगढ़ युद्ध को उपनाम दिया खमनूर का युद्ध का, ठीक है। मैंने मुट्ठी भर, इसको मुट्ठी नहीं है, मुट्ठी भर बाजरे, मुट्ठी है, ठीक है। इसको सही आप पढ़ना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप गौर करना। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, करीब खो दिया या खो देता, ये कहा था शेरशाह ने। ये आपको पता होगा। इसके पीछे भी कहानी कि 5 जनवरी 1544 को जब युद्ध हुआ था ना, शेरशाह का मालदीव के साथ युद्ध होता है, तो उस वक्त है ना इनकी सेना बिल्कुल हारने से थोड़ी बची थी। तो उस वक्त उन्होंने कहा था, शेरशाह ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इसके पीछे भी कहानी है विद्यार्थी, बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि शेरशाह ने इस युद्ध को जीतने के लिए मालदीव के पलड़े में कह सकते हैं ऐसे बीज बो दिए थे, जिसे मालदीव को लगा कि मेरे जो सैनिक है वो इनके साथ हो गए हैं, अब मैं किसी भी हालात में जीत नहीं पाऊंगा। हालांकि इन्होंने अगर ऐसा नहीं किया होता तो शायद ये मालदीव उस वक्त शायद ये शेरशाह उस वक्त जीतता नहीं, ठीक है। एक ही आंदोलन मातृकुंडिया से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ? मातृकुंडिया से हुआ। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम, ये 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई है? ये नसीराबाद से हुई है। तो आप याद रखना, ये 28 मई को ये शुरू हुई है, 1857 को ये क्रांति शुरू हुई है। और कब हुई है? 28 मई 1857 को। बिजुलिया किसान आंदोलन, किसान गलत लिखा हुआ है, किसान ऐसे होता है। किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक है, पथिक भी ऐसे लिखा करते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की। माणिक्यलाल नहीं है, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। मोतीलाल तेजावत का संबंध है, वो एक ही आंदोलन से, एक ही किसान आंदोलन से। रामचरण प्राच्य विद्यापीठ है, वो जयपुर में है। बागड़ा गांधी किसे कहते हैं? तो इसे मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। अगर राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। एकमात्र मुस्लिम दुर्ग कौन सा? मैगजीन दुर्ग है, जो अजमेर में है। कठारगढ़ भाग है, कुंभलगढ़ का है, जो इसका निर्माता राणा कुंभा है। और इसी कठारगढ़ दुर्ग, इसी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है ये। अगला चित्रकला व क्षेत्र शैली व त्योहार और मेले, बीएसटीसी जीके नोट्स के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं क्षेत्रकला, क्षेत्र शैली व त्योहार और मेले, ठीक है। इसमें क्या है, अपन पढ़ रहे हैं निहाल संत किस शैली का क्षेत्रकार था? तो किशनगढ़ का है। बनी ठेनी का चित्र इसने बनाया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, बीएसटीसी में तो आपके आएगा ही पक्का। निहाल संत किस शैली का क्षेत्रकार था? तो वो किशनगढ़ शैली का था। और इसने चित्र बनाया बनी ठेनी, जिसको अपन इस भारत की मोनालिसा कहा जाता है, भारत की मोनालिसा, ठीक है। उस्ता कला प्रसिद्ध कहाँ है? बीकानेर की। उस्ता मतलब, उस्ता का मतलब समझिए ऊँट पर जो ऊँट की खाल पर चित्रकारी की जाती है, वो उस्ता कला होती है, बीकानेर की फेमस है। पिसवाई कला है वो नाथद्वारा की है, श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई है।
ढोला मारू शैली है जोधपुर की है। जो ढोला मारू की शैली है ना वो जोधपुर की है। और ढोला मारू का दुआ है ना, ये एक ढोला मारू का दुआ है, ये भी याद रखना, ढोला मारू का दुआ, ये कवि कलोल द्वारा लिखी गई, कवि कलोल द्वारा लिखा गया ये भी थोड़ा ध्यान रखना आप। कमल से भरे सरोवर शैली किस विषय है, वो किशनगढ़ का है, किशनगढ़ ऐसे लिखते हैं। भित्ति चित्रण की दृष्टि से हवेलियाँ प्रसिद्ध है वो शेखावटी की, शेखावती नहीं है, शेखावटी है। शेखावटी है, ठीक है। अगला कागज पर निर्मित चित्र कहलाते हैं वो पाने कहलाते हैं। त्योहार और मेले देखते हैं कुछ। दीपावली है वो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मनाई जाती है। गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया, चैत्र पक्ष की शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। करवा चौथ के फोर कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। चतुर्थी है, ये चतुर्थी ऐसे है ना, और ये थोड़ा ऐसे गलत देखा हुआ है तो उसको थोड़ा आप, वैसे आप देख रहे हैं तो उसको सही कर लेना। हाँ, बस शब्दों पर मेरी गौर करना, इसमें थोड़ी मिसप्रिंट हो सकती है, ठीक है। होली है वो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। और रामनवमी हो चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। और वीर तेजाजी मेला है ना परबतसर नागौर में भरता है। अब ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि मेला शाही परबतसर नागौर में भरे, पर वीर तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ है, ये कई बार पूछा जाता है। तो जन्म स्थल, तो ये याद रखना, खड़नाल है, खड़नाल है जो नागौर में, यहाँ इनका जन्म होता है। गोगामेड़ू पशु मेला कहाँ भरता है? ये हनुमानगढ़ में भरता है। और ठीक है, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है बणेश्वर है, ठीक है, बणेश्वर डूंगरपुर है। चंद्रभागा मेला कहाँ भरता है? झालावाड़ में भरता है। क्षत्रिय जनजाति का मेला कौन सा? सीताबाड़ी है। दसरा मेला कहाँ भरता है? कोटा में भरता है। पुष्कर मेला अजमेर में भरता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। ये चीज़ें आप थोड़ा याद रखें। अब थोड़ा देवी देवताओं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि BSTC GK नोट्स के अंतर्गत देवी देवताओं की बात करें तो गोगा जी जहार पीर छापों के देवता, एक मिनट, गोगा जी को कहते हैं जहार पीर, कहते हैं जोहर पीर नहीं है, जहार पीर। जहार पीर सापों के देवता मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया। इन्होंने मोहम्मद गजनवी था ना, उनसे युद्ध किया था गोगा जी ने। और खेजड़ी के पेड़ को महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है, याद रखना आप। जहार पीर किसे कहा जाता है? ऐसा प्रश्न है। सांपों के देवता है। मोहम्मद गजनवी से युद्ध किसने किया था? खेजड़ी के पेड़ को महत्वपूर्ण कौन मानते हैं? बहुत सारी अच्छी कहानियाँ इनकी गोगा जी की, कभी अपन पढ़ेंगे अच्छे से गोगा जी के बारे में, तब सारी चीज़ें जानेंगे गोगा जी के बारे में। ये ऊपर से प्रश्न हैं, ठीक है। बाबू जी इनको लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। ऊँटों के देवता है, प्लेग रक्षक है। और रबारी जाति अपना आराध्य देवता मानते हैं। रामदेव जी कृष्ण के अवतार हैं। किसके अवतार है? कृष्ण के अवतार है। और रामसा पीर कहा जाता है इनको, रामसा पीर कहा जाता है। रुणीसरा धनी कहा जाता है इसको, ठीक है। और बाबा रामदेव जी एक कवि भी थे, है ना, एक कवि भी थे। तो ये तो बाबा रामदेव जी के बारे में मोटी मोटी बातें में बहुत सारी बातें करेंगे। देव जी, देवनारायण जी, ये चमत्कारी लोक पुरुष है, विष्णु का अवतार है। सबसे लोकप्रिय और सबसे लंबी फड़ इन्हीं की है। सबसे लोकप्रिय और सबसे लंबी फड़ किसकी है? तो बाबू जी। सबसे लंबी फड़ पूछत किसकी है? तो वो किसकी? देवनारायण जी की, याद रखना। और सबसे लोकप्रिय फड़ पूछे ना, सबसे लोकप्रिय फड़ है बाबू जी की, सबसे लोकप्रिय, ठीक। सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की। सोहानों की कुलदेवी कौन है? जीण माता, आशापुरा। करणी माता बीकानेर के जो राठौड़ हैं राजपूत, उनकी, राठौरों नहीं, राठौड़ों। केला देवी जो डांग की देवी, करौली के यादवों की कुल देवी है। शीतला माता सैसक की देवी है। सुंगा माता भाटी शासकों की कुल देवी है। नागणेशी नहीं है, नागणेजी नहीं है, नागणेशी है। नागणेशी माता है जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। अब हम बात करेंगे हस्तकला और लोक नृत्य, कौन कौन सी हस्तकला कहाँ की है। हस्तकला मतलब हाथ से निर्मित कलाएं और लोगों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य, वो हस्तकला ने हाथों से द्वारा जो कलाएं बताई जाती हैं, जो हस्तकला हाथ से जो चीज़ें बनाते हैं। लोक नृत्य का मतलब लोगों द्वारा किए जाने वाला नृत्य, डांस।
अजरक प्रिंट या मलिर प्रिंट है वो बाड़मेर की है, ये मालिर नहीं है, मलिर है। अजरक प्रिंट मलिर प्रिंट बाड़मेर की है। जाजम प्रिंट है अकोला चित्तौड़गढ़, अकोला नहीं अकोला अकोला है, ठीक है। बल्यू प्रिंट है वो के प्रसिद्ध कलाकार है, ये अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। बल्यू, ये कृपाल सिंह शेखावत है। कटे नारियल की कटोरी जैसा तारबंद यंत्र कौन सा, तो वो रावण हत्ता है। कालबेलिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध है वो गुलाबो है। शेखावती नहीं है, शेखावटी है। क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य है कच्ची घोड़ी, संग और गिरड़ नहीं है, इसको बोलते हैं गिदड़। बम नृत्य भरतपुर का फेमस है। अग्नि नृत्य बीकानेर का फेमस है, ठीक है। जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य। पुरुषों से किया जाने वाला नृत्य है वो कच्ची घोड़ी नृत्य है, पुरुषों द्वारा जो नृत्य किया जाता है। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी की प्रार्थना में किया जाता है, ठीक है। ये तेरह ताली नृत्य किया जाता है, रामदेव जी की प्रार्थना में किया जाता है। और गैर नृत्य है होली पर किया जाता है। गिद्ध नृत्य भी होली पर किया जाता है। लांगूरिया नृत्य किस पर किया जाता है, किला देवी माँ जो किला देवी के आदि वाले वो करते हैं। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तो मुंह से बना हुआ वाद्य यंत्र अलकोजा है। बाला नृत्य ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। मांड गायिका है अल्लाह जिल्लाबाई जी है। और नौटंकी वो रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है, राज्य की पूर्वी भागी है। मादक क्या है, एक वाद्य यंत्र है। भोई नाटक के जन्मदाता कौन है, तो वो बग्गा जी है, ठीक है। अगला आभूषण और बोलियाँ कि अभी कौन कौन से आभूषण कहाँ पहने जाते हैं और कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न ऐसे नहीं है पूरे, मतलब मोस्टली जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो लेकर हम आएंगे, ठीक है। तगड़ी पहनी जाती है कमर पर, तंगड़ी कहाँ पहनी जाती है, कमर में। तिमणिया कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है साहब। पिंपल पत्ता कान में पहना जाता है। नुपुर और किकिणी पैर में, ये अच्छा प्रश्न। नुपुर और किकिणी कहाँ पहनी जाती है, किकिणी ये पैर में पहनी जाती है। ठेपाना भीलों की तंग धोती है। ठेपाना क्या है, ये भीलों की तंग धोती है। सिर के आभूषणों में कौन कौन से, शीश फूल है, शीश फूल है। बोरला है, बोरला मतलब बोरिया कहते हैं ना, बोर। टीका है, रखड़ी है। कान में कर्णफूल है, पिंपल पत्र है, फूल झुमका है और अंगूठिया है। नाक में नथ है और पारी। गले के आभूषण में हार है, कंठी है, कंठमाला है, जुगावती है, तुलसी है, गुंजमाला है, ठीक है। और अंगुलियों के आभूषण दामना है, अंगूठी है और विंटी है। अंगूठी और विंटी सेम ही होती है, बस अंगूठी और विंटी कहते हैं। कमर के आभूषण में कंदूरा है, तंगड़ी है। पाँव के आभूषण, पैरों में पहनने वाला आभूषण में क्या है, पायल है, पाइजेब है, आंवला है, कड़ा है, अंगूठा है, अनोटा है, पोदरी है, पोदरा फोदरी है, अनवर है, चल्ला है, झांझरिया है। ये थी आपके आभूषण, मोटे मोटे आपको याद रखना। वैसे तो बहुत सारे आभूषण हैं, आपको ये याद रखना, आपके लगभग एसटीसी में काम चल जाएगा इनसे, ठीक है। और आगे हैं आपका डुंडाड़ी बोली जाती है। डुंडाड़ी बोलियाँ आप पढ़ेंगे, बोलियाँ कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। देखो डुंडाड़ी बोली है वो जयपुर दौसा टोंक बोली जाती है। राज्य की मरु भाषा है वो मारवाड़ी है, राज्य में सर्वाधिक बोली जाती है। मारवाड़ी भाषा का साहित्य रूप डिंगल कहलाता है। देखो मारवाड़ी का साहित्य रूप डिंगल कहलाता है और पिंगल कहलाता है ब्रज भाषा का, ठीक है। मेवाती बोली बोली जाती है अलवर में। राज्य में कुल बोलियाँ कितनी, 73 बोलियाँ हैं। बांगड़ी बोली जाती है, बांगड़ी है बांसवाड़ा डूंगर में। बांगड़ी और वांगड़ी, इसको बांगड़ी के या वांगड़ी के। राज्य की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया वो G.A. ग्रेसन ने किया था, ये किया था 1912 में। अब कुछ पढ़ेंगे भाई मंदिर कौन कौन से हैं, कौन कौन से जनजाति हैं, तो इसके बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो जनजाति और राज्य के प्रमुख मंदिर के बारे में, ये अपने पेज 20 पे आ गए हैं, 20 जी के नोट्स के अंतर्गत है। तो है राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में जनजाति का भाग जिसका मत्स्य जो प्राण है उसमें उल्लेख मिलता है, मीणा का मिलता है। और मीणा सर्वाधिक जयपुर में रहते हैं, ठीक। राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति है वो है भील। कौन सी है, भील है। और भील सर्वाधिक है, बांसवाड़ा वगैरह इन क्षेत्रों में मिलते हैं, ठीक। अगला कू क्या है, कू भीलों का घर को कू कहते हैं। भीलों के घर को क्या कहते हैं, कू कहते हैं। ग्रासिया कहाँ है, सिरोही में सबसे ज़्यादा रहते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, सिरोही में रहते हैं ज़्यादा।
सहरिया 12 में, 12 की तहसील है किशनगंज। एकलव्य योजना क्या है? एकलव्य योजना है ना, एकलव्य, ये जनजाति, जो जनजाति के छात्रों को खेल प्रशिक्षण देने के लिए। आप एकलव्य कांति आप जानते हैं ना, अंगूठा काटने वाले, बस उसी हिसाब से जनजाति के छात्रों को खेल में प्रशिक्षण देने के लिए। लीला मोरी संस्कार क्या है? विवाह से संबंधित है। महुआ के वृक्ष का महत्वपूर्ण मानते हैं तो ये मानते हैं आपकी भील। राज्य में जनजाति संख्या का प्रतिशत कितना है? 12.6%। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? गमरी। राज्य किस जिले में जनजाति का सबसे कम प्रतिशत है? नागौर में बहुत कम, ज़्यादा सबसे कम ST है। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। ये अच्छे प्रश्न है, याद रखना, इन प्रश्नों में से आ सकता है मंदिर का। नीलकंठ महादेव का मंदिर अलवर। नवग्रहों का मंदिर किशनगढ़। जय नसिया, सोनी जी की नसिया अजमेर। कुंज बिहारी का मंदिर जोधपुर। मलिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर। दादू पंथ की प्रमुख पीठ नारायणा। निम्बर्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद अजमेर। 13 पंथ संप्रदाय संबंधित है जैन, 13 नहीं है 13 है, 13 जैन धर्म से। भक्ति आंदोलन राज्य में फैलाया दादू जी ने। ठीक है, ये विद्यार्थियों अपने कह सकते हैं कि अपने क्या क्या कवर किया इसमें अपने राजस्थान का भूगोल मोटा मोटा कर लिया, राजस्थान भूगोल। उसके बाद में अपने कंप्लीट किया है, वो किया है राजस्थान की कला संस्कृति, और फिर किया राजस्थान का भूगोल, सॉरी राजस्थान का इतिहास। ठीक है, तो अब अगली जो क्लास होगी उस क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे अपने राजस्थान की राज व्यवस्था। राज व्यवस्था का मतलब राज व्यवस्था। एक मिनट, राज व्यवस्था अगली क्लास में पढ़ेंगे, राज व्यवस्था राज व्यवस्था। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ तक अपने पढ़ लिया। और आप विद्यार्थियों को वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना। कोई आपका कमेंट है तो डाल देना, किस संदर्भ को लेकर ये चीज़ समझ में नहीं आई, या हमें किस किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, ये पढ़ना वो पढ़ना, जो भी आप है आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी, जो आगामी जो क्लास होगी, उसमें अपने राजस्थान की राज व्यवस्था पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला जो अपने वीडियो डालने वाले हैं वो डालने वाले राजस्थान की राज व्यवस्था पर। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए।